section, a professional audio. By default, for some reason this is turned off. I know why. Because Zoom wants to save money on their servers. It's turned off. And you notice how when I turn हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ सेशन। आज हम लोग थर्ड वीक ऑफ मई में एंटर कर गए हैं। तो सबसे पहले मेरे कुछ जो दोस्त नए जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के एपिसोड में। आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की वो ट्रिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस प्रोग्राम है और हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, एक बार आज मंडे के दिन और एक बार हम थर्सडे की मॉर्निंग को। हम जो पिछले कई दिनों में कुछ भी काम बाज़ार में हुआ होता है उसके आधार पर हम अपने एक एनालिसिस करते हैं कि बाज़ार का काम करने का बिहेवियर क्या है, उसको हम चार्ट्स के ऊपर आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी बाज़ार में न्यूज़ चल रहे होते हैं या नॉइज़ चल रहे होते हैं उनको भी हम चेक करते हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को चेक करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग अपना एक व्यू बनाते हैं और वो व्यू के बाद में मैं अपना पर्सनल एक व्यू आपसे शेयर करता हूँ कि उनमें से किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है होने की जो है। उसके हिसाब से फिर हम लोग अपने अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो ये प्रोग्राम इसमें आप किसी भी तरह का इस पर टिप्स या रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ, आज भी वही दोहराऊँगा कि आपको जब कभी भी ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको अपने कैपिटल के हिसाब से करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट को साथ में करके करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो बहुत स्मूथ रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी और पहले से बेहतर रहेगी। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग पहले क्या बात किए थे, तो उसकी एक छोटी सी समरी करना ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। आज का ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। हमारे बहुत सारे मित्र थोड़े से घबराए हुए भी हैं, हालांकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है घबराने का, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये वो है जो हम लोग पहले से ही एंटिसिपेट कर रखे थे कि ऐसा होने का पूरा संभावना है। और मैंने मेरा व्यू शेयर भी कर दिया था कि मेरे को लगता है 80-90% ऐसा ही होगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक सजेशन भी दे दिया था कि हमको कैसे क्या करना है। आज फिर से दोहरा देता हूँ। तो हमारी सजेशन जो थी, एक सेकेंड दोस्तों, तो हमने आपसे ये शेयर किया था कि आपको अपने पोजीशंस को इस समय ऐसे मौके पर बहुत लाइट रखना है। ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे हमारे को बहुत ही टर्बुलेंट वेदर मिलने वाला है। इस मार्केट में बहुत चॉपी हो जाएगा और हम लोग बहुत वॉयलेंट मूव्स देखेंगे मार्केट में। इसके अलावा हमने आपसे ये बात भी शेयर कर ली थी कि ये हमारा इस जो करेक्शन का जो करीब अगस्त सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था उसका ये लास्ट जो फेज़ है उसका भी आखिरी लेग है ये। तो आखिरी में जब ये काम कंप्लीट करता है तो उस समय ये एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना मुश्किल होता है कि बाज़ार कहाँ रुकेगा। ये पक्का कंफर्म हो जाता है, हम लोग बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम बॉटमिंग आउट एरिया के पास में है। अब वो आज ख़त्म करेगा कल ख़त्म करेगा ये एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, लेकिन पेनफुल रहेगा। क्योंकि लास्ट मिनट में क्या करता है ना, जब भी वो करेक्शन को कंप्लीट करता है तो बहुत डीप कर देता है एक साथ, जिससे कि कोई भी ट्रेंड का जब भी चेंज होना होता है तो चेंज होने के पहले प्रीवियस ट्रेंड के अंदर में उसको जो है एक बहुत जिसको ना गहरा देता है उस जो भी चाल चल रही होती है। 2 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने 2 बार 3 बार अपना ये करेक्शन कहाँ ख़त्म करेगा उसका व्यूज़ को चेंज किए हैं। तो ये बात आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, जो मैं आपसे काफ़ी समय से कहते आ रहा हूँ कि हम लोग स्क्रीन को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम बाज़ार में भाव को प्रधान मानते हैं और भाव कैसे बन रहा है उसका बिहेवियर के हिसाब से हम अपना व्यूज़ को बनाते हैं।
यदि हमको लगता है कुछ बदलाव हो रहा है तो हमको 1 मिनट लगेगा बदलने में। मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा और आपको भी बदलना है यदि हमको अपना इस मार्केट की जर्नी में अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो। उसी हिसाब से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो है किसी के लिए भी बोलना असंभव है। यदि कोई क्लेम करता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा या ये हो गया है, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी होगा, डेफिनेटली व्यूज़ जब शेयर करते हैं या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। उसी तरह से मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, कोई बेरिश जो है साउंड करते हैं, कोई बुलिश साउंड करते हैं। तो किसी ने एक को तो सही होना ही है फॉर श्योर। तो जो सही होता है वो अपना नाचना गाना शुरू कर देता है। हमारे साथ अच्छी बात क्या है, अपने लोग बहुत हम्बल लोग भी हैं। अपने लोग कभी भी इस तरह का हवाबाजी में नहीं आते। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अच्छे दिन है तो हवा में नहीं उड़ना है, ग्राउंडेड रहना है। और आप लोगों ने देखा ये हमको बहुत हेल्प किया है, नॉट जस्ट एज अ ट्रेडर बट एज अ पर्सन ऑल्सो। तो इस जगह पर मैं आपसे कोई भी तरह का ये वापस से बात करूं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, और उसके बाद में वैसा यदि हो जाता है तो हम लोग नाचने लगें, गलत बात है। आज हमको नहीं पता है कि बाज़ार कहाँ रुकेगा, ये एकदम श्योर है। लेकिन हमको ये पता है, ये भी श्योर है, हम लोग कहीं ना कहीं अब एकदम बॉटम आउट के नज़दीक है। हो सकता है वो बॉटम आउट आज बन जाए, हो सकता है वो बॉटम आउट 4-5 दिन, सप्ताह 10 दिन बाद बने, इतना ही फ़र्क है। हो सकता है बॉटम आउट इसी एरिया से हो जाए जहां अभी हम हैं, हो सकता है बॉटम आउट यहाँ से 200-500 पॉइंट और नीचे जाके हो जाए, ये भी संभावना है। तो हम लोग आज दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ बात करेंगे। एक, यदि हम यहाँ से संभाल लेते हैं तो क्या होगा, एक यदि हम यहाँ नहीं संभाल पाते हैं तो क्या होगा। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत रेलेवेंस रखता है हमारे व्यूज़ को बनाने के लिए। क्योंकि बाज़ार में हम जब भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमको कोई ना कोई व्यू, कोई ना कोई नज़रिया तो बनाना होता है। उसके आधार पर ही हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। हम लोग हवा में तो काम नहीं कर सकते हैं कि ये हम लोग सोचते हैं कि ये कर लेते हैं, देखा जाएगा, देखा कुछ नहीं जाएगा। हमको एक बेसिक व्यू हमारा होना बहुत ज़रूरी है, भले वो रॉन्ग पड़े, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन बेसिक व्यूज़ होता है तो हमारी एक स्ट्रैटेजी बनती है, उस स्ट्रैटेजी पे हमको काम करने में आसान होता है। तो इन बातों का एक थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको हमने दे दिया है। इसके अलावा एक बात और आपको मैं बता दूं, हमने आपसे जब लगभग 17,300-400 का लेवल था, वहीं आपसे हम शेयर कर दिए थे कि बाज़ार का जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रहा है कि इसको एक बार यहाँ से गिरना है। पहली बात ये, जब मैं वर्ड गिरना यूज़ करता हूँ तो उसको आपको ये नहीं सोचना कि क्रैश है, जो कि बहुत लोग बात करते हैं। उसके बारे में आगे मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, उसका कोशिश करूँगा समझाने का। एक और बात जो आपको याद रखना चाहिए ध्यान में, आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में जब भी आते हैं, आप मेरे व्यूज़ को सुनने आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हमारे व्यूज़ के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। अपना व्यूज़ ज़रूर बनाइए, लोगों का सुनते सुनिए, मैं आपको नहीं रोकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं उसके व्यूज़ को भी थोड़ा महत्व दीजिए, उसके साथ बन के रहिए। अच्छा बुरा जो होगा हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। ये अब आपको मैंने शुरू से कहा है कि ये एक जर्नी है जिसको हम लोग साथ में सब ट्रैवल करेंगे। इसको मैं वर्ड विद ट्रैवल में चेंज इसलिए किया हूँ, सफ़र में बहुत लोग सफ़रिंग समझ लेते हैं, हम सफ़र करेंगे अच्छे से, सफ़र करके नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है। तो उस ट्रैवल में, इस जर्नी को तय करने में हमारे साथ उतार चढ़ाव तो हर जर्नी में आते हैं, वो आएंगे और हमको उसको बहुत अच्छे से पार करना है। सिंपल सा चीज़ है। अब आते हैं हम लोग, जब अलर्ट ये हमने कर दिया था 17,400 के आसपास, तो हमारा ये मानना था कि 16,800 के नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए, और ये हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हो गया है। फिर भी हमने देखा 16,800 के पास उसने थोड़ा हरकत अजीब सा किया, डीप किया, लेकिन जो उसका करने का तरीका था वो क्लियर कट हमको बता दिया था कि ये मामला अब यहाँ रुकने वाला नहीं है और यहाँ पे ये करेक्शन और डीप होने की पूरी संभावना है। इसीलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया था कि अब ये करेक्शन हमको लगता है गहराएगा और करीब 15,200 तक जा सकता है। फिर हमने इसका काम करने का तरीका देखा, लगभग 16,000 के आसपास हमने वहाँ फिर अपना व्यूज़ को चेंज किया। हमने कहा अब यहाँ से 16,850 के आसपास से इसको घूमना चाहिए, ±50 पॉइंट्स।
वीडियो आपके पास सारे, आप चेक कर लेना। मैंने उसका रीज़न भी दिया था। हम लोग मंथ के शुरुआत में हैं और इस मंथ का लोएस्ट लेवल हमारा 15,850 का है। 80-90% ऑफ द केस में हमारे मंथ के लेवल नहीं कटा करते हैं। यदि कट जाते हैं ऊपर या नीचे तो बाकी पूरे महीने में फिर उसी लेवल के अंदर अंदर उसको काम करना पड़ता है, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ में काटे हो, उसी के बियॉन्ड ही काम करना पड़ता है। ये एक होता है। दूसरा, क्योंकि इतना बड़ा हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है जो कटना नहीं चाहिए, इसका मतलब अब यहाँ से जब भी नीचे में आएगा, क्योंकि मार्केट में इनहेरेंट तो है वीकनेस दिखाई दे रही है सबको, चारों तरफ आप देखेंगे सब बेयरिश साउंड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो नीचे आएगा, बार बार सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक करेगा, फिर आएगा, सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक करेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 15,850 से 16,300 के बीच में बाकी महीना निकाल दे। यदि हमारा अंडर करंट जो है, अंडर टोन हमारा जो है वो हमारा स्टेबल नहीं होता है, चॉपीनेस होती है या शेकीनेस होता है बाहर के जो भी माहौल चल रहे उसके कारण। तो ये दो ही संभावना है, या तो कटेगा या टिकेगा। कटेगा तो क्या होगा, टिकेगा तो क्या होगा। तो टिकेगा क्या, मैंने आपसे शेयर कर लिया था, कट चुका है हमारा लेवल, ये बात कंफर्म है। थर्सडे भी कट गया, फ्राइडे भी कट गया। अब आता है आपको लेवल्स के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना। हमारे जो लेवल होते हैं डेली बेसिस पर, जब भी हमारा लेवल ब्रेक करता है किसी भी साइड में, उसका कंफर्मेशन का हमको आइडिया लगता है जब 30 to 40 मिनट्स का कंटिन्यूअसली उस लेवल के बियॉन्ड ट्रेड करे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। यदि ऐसा होता है तो 90% ऑफ द केस में हम लोगों ने देखा है कि पूरे दिन फिर हमारा वो लेवल के अंदर हम रिटर्न नहीं आते हैं। ये आपने भी देखा है, क्योंकि 1.5 साल से तो आप जुड़े हमारे साथ हैं ही। सेम वीकली लेवल पर आ जाते हैं। वीकली लेवल कट सकता है नीचे या ऊपर, जो कि अगेन वही बात है, 80% ऑफ द केस में नहीं कटता है। लेकिन ये कट जाता है तो उसको एक दिन से ज़्यादा का क्लोजिंग नहीं देना है। मान लीजिए हमारा नीचे का लेवल वीकली का कट गया, आज क्लोजिंग आ गई उसके नीचे की, कोई बात नहीं है, उसको नेक्स्ट डे बाउंस बैक करना होगा और उस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग देनी होगी। तो हम उसको फॉल्स मानेंगे कि नीचे का कंफर्म नहीं हुआ है लेवल कटना। मंथली लेवल में क्या होता है, हमको 2 दिन चाहिए होते हैं। 2 दिन से ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमको 2 दिन हो गया है, थर्सडे हो गया है, फ्राइडे हो गया, यानी अब यदि बाज़ार को संभलना है, ऊपर आना है, तो उसको आज मंडे को बाउंस बैक लेना होगा और क्लोजिंग 15,850 के ऊपर करना होगा। सिंपल है। हम ये नहीं बोलते होगा, हो जाएगा, ये हमारा सोचना नहीं है। हमारा सोचने का काम है कि क्या क्या संभावनाएं होने की है और क्या होगा तो क्या करेंगे। तो अब हमको यदि हमारा मंथली लेवल की बात करते हैं तो उसको अब यदि बचना है तो आज मंडे के तारीख हमारा जो सेशन होगा उसकी क्लोजिंग को 15,850 के ऊपर क्लोज होना होगा। 15,900 के ऊपर हो तो और अच्छा है। तो ये कंफर्म कर देगा कि हमारा नीचे का लेवल प्रोटेक्ट हो गया है, हम वापस से मंथ के गेम के अंदर में आ गए हैं। ये पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एक कैरेक्टर और ध्यान रखना है, वो ये है कि अभी तक हम जो देख रहे थे, बाज़ार कभी गैप अप खुलता है या दिन के दौरान में अच्छा काम करता है, लेकिन लास्ट के 2-1 घंटे के अंदर में हमने देखा है कि बाज़ार जो है वहाँ से गिर जाता है और गिर करके नीचे की तरफ की क्लोजिंग दे देता है। ये होता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है जब भी हम करेक्शन को फाइनल में कंप्लीट कर रहे होते हैं, उसको डीप करना होता है, तो लास्ट के 1-2 घंटे में ऐसा काम करता है। उससे क्या होता है, रोज़ आपके दिमाग में वो बैठा देता है कि हमारा तो काम हो गया ऊपर का, हम तो नीचे ही जाएंगे और नीचे ही चलेंगे। सबके दिमाग में उसको सेट करना होता है कि दैट यस वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोड। अब ये यहाँ पे हमको पहला रिवर्सल का संकेत ये 2 से आना है। फर्स्ट, आज की क्लोजिंग 15,850 के ऊपर होनी चाहिए। सेकंड, आज का जो सेकंड हाफ है, यानी 2 बजे के बाद समझ लेते हैं, उसके बाद बाज़ार को गिरना नहीं है। ये हो सकता है कि हम लोग का जो है आज गैप अप खुल जाए, पूरा दिन ऊपर काम करे जो रोज़ करता आया, अभी तक हम लोग देख रहे थे, और वहाँ से नीचे टपका देता है, ऐसा होता है। ये हो सकता है हम गैप अप खोल दें, फिर कहीं डे टाइम में करेक्शन कर दे, वापस बाउंस बैक करके संभाल ले और जाने के टाइम में ऊपर क्लोजिंग कर दे। ये भी हो सकता है कि हम गैप अप खोलें
ऊपर ही मेंटेन करें, लेकिन जाते जाते हम फर्दर 150 पॉइंट और ऊपर क्लोजिंग कर दें। तो एनी क्लोजिंग बियॉन्ड 15,850 इज़ गुड, चाहे वो 16,000 हो, कोई बात नहीं है। इसके बाद अब आते हैं हमारा जो एक व्यू है मेन, हम लोग चल रहे हैं एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हिटेड बुल मार्केट में। ये मैंने आपसे शेयर किया 2 साल पहले कि हम लोग उसमें हैं। संजोग से कोविड आ गया तो ये हेटेड बुल मार्केट और एग्रेसिव हो गया। इसकी हेटनेस जो है, लोगों के अंदर में जो भावना है वो और बढ़ गई। सबको लगता है कि क्या दिख गया इसको, ऐसा क्यों जा रहा है। ये है, किसी के अंदर लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसको कहते हैं हेटेड बुल मार्केट। यदि वो है, क्योंकि देखिए मेरा एक व्यू तो गलत हो चुका है इस बार। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारा जो करेक्शन ये शुरू हुआ था अक्टूबर से, मैंने आपसे कहा था कि ये करेक्शन 10-12% से ज़्यादा नहीं जाएगा। पहले हमारा मानना था 8-10% होगा, फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया कि 10-12 तक भी जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसको थोड़ा उसने रॉन्ग कर दिया है। वो 10-12 की जगह उसने उसको 15% के आसपास कर दिया है। 2% यहाँ से प्लस माइनस, कोई ख़ास बात नहीं है। अभी भी कोई आफत नहीं आ गई है, लेकिन हमारा व्यू जो था उसमें बदलाव तो हो गया है कि वो 8-10 की जगह या 10-12 की जगह उसने 15-16% कर दिया है। ये इसने एक हमारा व्यूज़ को चेंज किया। टाइम वाले व्यू में मैं इतना कोई विशेष अभी तक नहीं महत्व देता हूँ, क्योंकि बाज़ार में एग्जैक्ट टाइमिंग देना बड़ा मुश्किल होता है। हम उसके नज़दीक आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा था कि 6 महीने के आसपास का करेक्शन चलेगा, जो कि मार्च में इसको एंड हो जाना चाहिए, लगभग 10-15 मार्च के आसपास। लेकिन वहाँ से इसने बढ़ाया। हमने आपको शेयर भी कर दिया कि इसका मूड माहौल दिख रहा है कि टाइम थोड़ा 1-2 महीना घसीटेगा। तो अब हमारा अप्रैल भी आ गया और मई भी आ गया। अब जिस जगह पर हैं, यहाँ से हमको देखना है और उसके बाद हमको प्लान करना है कि अब ये पूरा साल हमारा सही जाने वाला है या ख़राब जाने वाला है। हमारा ये मानना है, मैं अपनी बात करूँ, हमारा 2022 2021 से बेहतर जाने वाला है। ये मैंने आपसे शेयर किया था, आपको याद है। अभी तक मैं उसमें मेंटेन्ड हूँ, मेरा कोई व्यू में बदलाव नहीं आया है। ये हफ्ता जो है, ये वीक हमारा बहुत क्रूशियल अब है, क्योंकि इस वीक में सिर्फ आज मंडे का दिन नहीं है, मेरे को पूरा वीक देखना है। आज तो संभालने का है, फिर संभालने के बाद वो कैसे काम करता है वो भी मुझे देखना है। तो ये पूरा वीक का कारोबार हम लोग को देखना है। हमको अपना ब्रॉडर व्यू में कोई चेंज लाना है कि नहीं लाना, उसके लिए। तो इसके लिए हमारा अभी भी व्यू इंटैक्ट है। हमारे सोच में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। हम एकदम बुल मार्केट में हैं, और यदि मैं और थोड़ा अच्छे से बोलूँ तो हम बहुत ही परफेक्ट बुल मार्केट में हैं। परफेक्ट बुल मार्केट में क्यों? क्योंकि हमने आपसे एक और बात शेयर की थी 2-3 हफ्ते पहले कि अब जो समय आ रहा है, यहाँ माहौल बहुत ख़राब होगा चौतरफा। एक भी अच्छी खबर नहीं मिलेगी आपको। चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी होगी कि 80% लोगों का तो माल जो होल्डिंग है, कैश की होल्डिंग, डिलीवरी की होल्डिंग है, वो बिक चुकी होगी। 80% लोगों का बिक जाएगा। बच्चे कुछ लोगों का लेने का हिम्मत नहीं होगा। जो लोग सोच रहे थे पहले लास्ट ईयर तक कि बाज़ार एक बार गिर जाए फिर से तो हम उसमें ले लेंगे, बाज़ार ऐसे लेने नहीं देता है। जब भी बाज़ार को करेक्शन करना होता है, वो करेक्शन भी इस तरह से करता है जिससे आपके अंदर फीलिंग ला दे कि हम बियर मार्केट में एंटर कर चुके हैं, तो अब वो आप मत लो उसके अंदर में, तो आपको वो फीलिंग दे देती है। आज आप अपने आप से प्रश्न करो, चारों तरफ आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, क्या एक भी आदमी के अंदर खरीदने की हिम्मत है? जो कोई थोड़ा बहुत बात कर भी रहा है खरीदने का, ये वो लोग हैं जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, सूनर और लेटर मार्केट इस चीज़ पे स्टैंप लगा रही है कि हम लोग का थॉट प्रोसेस बाकी लोगों से बेटर है। तो यदि वो ऐसा मार्केट हमको उस चीज़ के लिए, जिसको बोलते हैं सैल्यूट दे रही है, तो हमको तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, हमको उसको मानना भी चाहिए। फिर हम क्यों दूसरे की बातों के ऊपर हम बहें? क्योंकि हम लोग पहले भी कोविड के टाइम में भी हम लोग जब एक व्यू बना के चले थे, वो मार्केट से एकदम अगेंस्ट था। उस समय किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था कि वैसा होगा जो हम सोच रहे हैं। अगेन हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में व्यू बनाया था कि करेक्शन शुरू होगा। उस समय किसी के दिमाग में नहीं था कि करेक्शन शुरू होगा। सबको लगा था कि ये तो बस सीधा 20,000 ही निकाल देगा। एक बार हमने भी बात छेड़ दी थी कि ढंग इसका लग रहा ले जाएगा, लेकिन संग संग नेक्स्ट वीक मैंने आपको कहा था नहीं, हाईली ओवर बॉट है,
यदि हमको सस्टेन करना है, हेल्दी बनाना है हमारे इस पूरे बुल रन को, जो मेरा मानना है 5-10 साल कम से कम चलेगा, कम से कम चलेगा, तो इस तरह के करेक्शन बीच बीच में होने बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट के अपमूव के लिए बहुत हेल्दी है। इसीलिए लॉजिकली, रैशनली हमारे को लगता था कि करेक्शन करने का समय आ गया। मैंने आपको समय आगाह करा दिया था और मैंने आपसे कहा भी था, इस बार ब्रिंग होम लक्ष्मी दिवाली, दिस दिवाली। तो हमने उस समय अपना अपना पोजीशंस को एकदम साफ कर दिया था कि हम लोग इसमें अब साइड होके बैठ जाएंगे और हर डिप में हम लोग को, क्योंकि इंटरनली हम लोग बुलिश हैं, तो हर डिप में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। पिछले 6 महीने में आपने देखा है, भले बाजार 3000 पॉइंट गिर गया हो, लेकिन पहले 5 महीने में शॉर्ट करने वाले कभी नहीं कमाए हैं। उन लोग जब भी लेते हैं पैसा फिर खींच के ले आता है, जब भी कमाई जाती है पैसा फिर खींच के ले आता है। कि 2 बार हमने देखा है बहुत शार्प बाउंस बैक हुआ है गिरने के बाद 18,000 तक का जो है। तो ऐसे लोग में तो कमाई नहीं है। लेकिन बियर्स का यदि हौसला नहीं बढ़ेगा, उनका यदि हौसला टूट जाएगा, तो बुल्स कभी नहीं बाज़ार में कमा सकेंगे। ये भी आपसे मेरी शेयर की भी है, आपको याद होगा। और ये हमने आपसे कहा था कि अब समय आ गया है बियर्स को पैसे बनाने का, उनको देने का, उनका भरोसा को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने का, उनमें ये बात डाल देने का कि हम लोग तो भाई गए, अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तो तुम आराम से अंधाधुंध शॉर्ट सेलिंग करके खेल लो, तो बाज़ार को मौका मिल जाता है ऐसे केसेस में। क्योंकि बाज़ार को ऊपर लाने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए पैसा बड़े साइज़ का, तब उसको ऊपर खींच पाता है। गिराने में तो खाली सेंटीमेंट ख़राब कर दो, वो सीधा क्रैश करके नीचे आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों का जो हमारा गेम था स्लाइड वाला, सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन जैसे बैठेंगे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो बाज़ार में ऐसे ही होता है, ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। मेहनत पैसे से भी होती है, मेहनत प्लानिंग से भी होती है। प्लानिंग ये होती है कि हर कोई उसके अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, क्योंकि जब ज़्यादा लोग नहीं खरीदने की हिम्मत करेंगे, कम लोग होंगे, तो वो लोग उसको ऊपर खींच पाएंगे जो है। दूसरा चीज़ ये है बियर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होना चाहिए। यदि वो लोग बियर ट्रैप, जिसको बोलते हैं बियर्स ट्रैप हो जाते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आती है, तो उन लोग का जो है वापस से जो बाइंग आता है वो पुल बैक देता है ऊपर, हम लोग को साथ में सपोर्ट देता है अच्छा से नेक्स्ट अप मूव देने के लिए। इस फेज़ के बारे में भी, इस सिचुएशन के बारे में भी इस वीडियो में आपसे विस्तार से बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमने आपसे बात की थी। इस समय स्टेज परफेक्ट सेट है। हम लोगों ने जो 2 हफ्ते में बात की थी कि ऐसा माहौल बनेगा, वो सारा माहौल बन चुका है। ये आप लोगों ने भी देख लिया है। इतनी नेगेटिविटी आ गई है, अचानक ही इन्फ्लेशन सबके दिमाग में भयंकर हावी हो गया है। उसके बाद में मैक्रोस के अंदर में बहुत सारी कहानियाँ चल रही है, काफ़ी हद तक सही है। मैं उसमें डिबेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे को उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की नहीं है। ठीक है, मैं ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम का, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, तो मेरे को समझ है, लेकिन उन एक्सपर्ट्स की तरह नहीं है जो 24 घंटा इकोनॉमिक्स के अंदर लगे रहते हैं, माइक्रोस को सबको बहुत डीपली समझते हैं, फाइनेंशियल्स को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। हम करते हैं, हमको भी पूरा आता है, लेकिन हमने करके देख लिया है 30 साल। मैं स्टॉक मार्केट में 1989 से काम कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज डेज से। तब से मैंने बैलेंस शीट के ऊपर काम करके देख लिया है। बैलेंस शीट में तो अपना बैंड बजा है हमेशा। बैलेंस शीट बनती बाद में है। नंबर 2, बैलेंस शीट मैनिपुलेटेड भी होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसमें हम फिर कोई डिबेट नहीं करेंगे। हमको कहीं ना कहीं बेस को तो समझना होगा। हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है कि 1 का बुक वैल्यू में माल मिल रहा है। हमने बहुत बार देख लिया है कि कई स्टॉक है जो 5 के पी पे मिलता है, कई स्टॉक है जो 200 के पी पे मिलता है। सारी कहानियाँ हमने देख ली है। FMCG के स्टॉक हमेशा हाई पी कमांड करते हैं, क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन करते हैं। तो इतने सालों से देख रहे हैं, वो हाई पी पे ही मेंटेन्ड है। तो बैलेंस शीट्स के ऊपर हमने बहुत कुछ देख लिया। हमारे सामने ITC जैसा कंपनी का शेयर 5 साल से खड़ा है। हम लोगों ने रिलायंस कंपनी के शेयर को 10 साल तक खड़े देखा है। 800 के आसपास चलता गया था, इतना सब कुछ बढ़िया होकर अटक के रह गया वो, हमने वो भी देखा है। तो बैलेंस शीट में कोई खराबी तो थी नहीं उनके जो है, लेकिन बाज़ार में काम करने का तरीका अलग होता है।
वैल्यूएशन बाज़ार में करने का सिस्टम अलग होता है। हर कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस में री रेटिंग का सिस्टम अलग होता है। ये सारे के सारे बिजनेस साइकिल से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में होता है एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है, कंपनी के सारे कारोबार का रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट होता है, उस तरह यहाँ पे भी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस में भी ऐसे ही होता है। तो उसका डिसीजन मार्केट तय करती है अपने सूझबूझ के हिसाब से। और मार्केट क्या है? ये मार्केट बड़े पैसे से चलता है, स्मार्ट मनी से, जिनका बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। हम लोग की कैपेसिटी क्या है? हम लोग चाहे कितना भी ले, हम लोग जब 500 करोड़ भी ले आएंगे ना, उसका कोई वैल्यू नहीं इस मार्केट में। यहाँ पे बिग मनी, स्मार्ट मनी ड्राइव करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि फंडामेंटल का कोई वैल्यू नहीं है। फंडामेंटल्स तो बेसिक्स है। यदि कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स में स्ट्रेंथ होगा तो ही हम बाकी चीज़ों के बात करेंगे। स्टॉक की एनालिसिस का दो ही तरीका है, एक है फंडामेंटल, एक है टेक्निकल। फंडामेंटल में जब भी मैं गया हूँ मैं मेंटल हो गया हूँ, तो इसलिए मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया है। बेसिक समझ में होना चाहिए कि कंपनी पुरानी है, टिकी हुई है, मैनेजमेंट अच्छा है, धंधा टिका हुआ है और धंधे में आगे भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। एक बेसिक हमको ये मालूम होना चाहिए। अब उसका ग्रोथ का ड्राइवर कितना है, क्या होगा, कितना पी बनेगा, मुझे नहीं पता। कोविड के टाइम में सब लोगों ने कहा था इतना हाई पी है, हिस्टोरिकल पी जब हाई होता है तो बाज़ार जो है क्रैश कर जाता है। सब ने कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, पी का रूल क्या है? छोटी मोटी जो मेरी समझ है, पी दो कंपोनेंट से बनता है, एक प्राइस, एक अर्निंग्स। कोविड के टाइम में प्राइस था, अर्निंग नहीं थी। सभी कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड सारे कंपनियों में तो नुकसान ही होना था, धंधा चौपट था, धंधा बंद था, चौपट नहीं बोलेंगे, बंद ही था पूरा। तो अर्निंग कहाँ से आएगी? इसलिए जो भी प्राइस होगा वो प्राइस आपको हमेशा दिखेगा बहुत हाई पी पर है। तो हमको हर चीज़ को एक हिस्टोरिकल चेक नहीं करना होता है, हमको लॉजिकल रैशनल सोचना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं या किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, जो कंपनी नया नया पैदा भी हुआ है, वो कोई अनाप शनाप प्राइस रखती है, सारी दुनिया कूद कूद के लगाती है। क्यों? उसमें तो कुछ भी नहीं है। यदि हम उसका पुराने धंधे की भी बात कर लें तो पुराना धंधे का साइज छोटा सा, इतना सा था। उसके हिसाब से उसकी अर्निंग जो भी थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रोजेक्शन दिया 3 साल का, और प्रोजेक्शन दे के उसके हिसाब से वैल्यूएशन का उन्होंने एक आंकड़ा डाल दिया और बाज़ार में प्राइस को इशू कर दिया, और लोग 100-100 गुना 200-200 गुना सब्सक्राइब भी करके बैठ गए। भाई साहब, अर्निंग तो नहीं है, पेपर में एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में और अर्निंग में फ़र्क होता है। मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में यही प्रोजेक्शंस जो है वो यहाँ के काम करने वाले लोग देते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स देते हैं, जो बड़ा बड़ा पैसा जिनका लगा हुआ स्टेक पे, उन लोग देते हैं कि उनकी एस्टिमेट ये है। हम लोग बोलते हैं ना, अब जो रिज़ल्ट आया है, इट हैज़ बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट, इट इज़ बिलो द स्ट्रीट एस्टिमेट। तो ये स्ट्रीट का एस्टिमेट है, कंपनी का एस्टिमेट नहीं होता ये। कंपनी तो अपने जो पिछले जो भी एजीएम होती है उसमें बैलेंस शीट अनाउंस करती है, और आने वाले फ्यूचर में क्या उन लोगों को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, क्या डेवलपमेंट है, वो शेयर करती है। उसके आधार पे ये सारे जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं ये एक प्रोजेक्शन बनाते हैं कि आने वाले क्वार्टर में या ईयर में क्या कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, सेल्स की ग्रोथ क्या होगी, प्रॉफिट की ग्रोथ क्या होगी, फलाना बहुत सारे पॉइंट्स वो लोग शेयर करते हैं। जब भी रिजल्ट आउट होता है तो वो कंपेयर करते हैं कि हमारी प्रोजेक्शन ये थी और इसमें ये यार क्या होगा, यही तो होता है। तो प्राइस अर्निंग जो है ये हमेशा जो है, एक सेकंड दोस्तों, कुछ वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा कुछ इशू है। आज एक्चुअली मैं एक नया सेटिंग ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में, जिसके अंदर में ऑडियो एंड वीडियो वॉइस दोनों ही इसके अंदर में हमारा बेटर होने की संभावना है। मैं थोड़ा सा कुछ स्टडी करके मैंने किया कि बराबर कंप्लेन आती थी कि हमारे ऑडियो इसमें अच्छे नहीं है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बेटर हो जाए, तो मैं उसका एक कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उस समय भी यही लॉजिक पे काम किया था कि आज तो कुछ भी नहीं है, जिस दिन धंधा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही डूम्सडे सिनेरियो रहेगा, जो कि सब जगह चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। हमारी लॉजिक बेस्ड थिंकिंग थी, क्यों यहाँ से ग्रोथ करेगा। जब मार्केट क्रैश होता है, जब भी वो जिस दिन भी क्रैश करता है उसी दिन वो नया लो बना देता है, क्योंकि वहाँ पे इतने स्मार्ट प्लेयर बैठे हुए हैं
उनको पता है कि जो कुछ भी बाज़ार में हुआ है या वर्ल्ड में हुआ है, उसका इम्पैक्ट का जिसको बोलते हैं खराबी का डेप्थ कितना हो सकता है उनको पता होता है। उसके हिसाब से वो लोग सिंगल डे में या 2-5 दिन में ही सारा का सारा उसको एडजस्ट करके छोड़ देते हैं और वहाँ नया लो बन जाता है। फिर उनको लगता है कि हाँ, ये भाव ठीक है, इस भाव में जितना खराब से खराब हो सकता था वो भी इनकॉर्पोरेट हो गया। मिसाल के तौर पे कोविड में मान लेते हैं निफ्टी को गिरना चाहिए था 9,000 तक, लेकिन 9 की जगह 7,500 तक गिरा दिया। बोला एक बार तो तुम गिरा दे। फिर वहाँ से बाउंस बैक लेकर के 9,000 पर आके स्टेबलाइज कुछ दिन किया था, आपको याद होगा। क्यों किया था? उन्होंने शायद असेसमेंट किया था कि ये हो सकता है जितना डीप हम कर दे उतने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो हर महीने जैसा जैसा डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ से वैसे वैसे उसको ऊपर कर रहे थे, क्योंकि हर डेवलपमेंट उनको समझ में आ रहा था कि हाँ, अब स्थिति जो सुधरेगी उसमें समय कितना लगेगा। ये तो एक तरीका उनका मापदंड है उनका असेसमेंट करने का, तो उन्होंने करके देख लिया। मैं आपसे सब जो पुरानी बातें व्यू शेयर कर रहा हूँ या किया है, उसके पीछे एक ही मेरा मकसद है। हम कोई भी तरह की बात करते हैं, हम इर्रेशनल टॉक्स नहीं करते हैं, इलॉजिकल टॉक्स नहीं करते हैं, बेमतलब का हवा में बात नहीं करते हैं कि चल बात कर लेते हैं, या तो सही होगा या गलत होगा देखा जाएगा। सही होगा गलत होगा देखा जाएगा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई तो आधार होना चाहिए, उसके पीछे कोई तो सोच होनी चाहिए। यदि हमारा सोचने का तरीका गलत हो जाता है तो हमको पूरे के पूरे हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, ये एकदम तय है। अभी तक टचवुड प्रभु कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से हम लोग की थॉट प्रोसेस जो भी चल रही है, हम लोग उसमें काफ़ी हद तक खरे उतर रहे हैं, तो ठीक है, हमको वैसे ही चलना है। आज की बात भी कर लें। आगे बढ़ाने के पहले सबको भूलना नहीं चाहिए 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस, पूरा अफरा तफरी मच गया था और मार्केट एकदम ऐसा क्रैश किया था, शायद कोविड वाले दिन भी नहीं किया था। दूसरा, कोविड वाले टाइम पे जो मार्केट क्रैश हुआ था, ये वो समय था जब पहली बार इतिहास में हुआ था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड बंद हो गया है। वर्ल्ड का बंद होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक शहर बंद होना, एक कंपनी का बंद होना, एक कंट्री का बंद होना और एक वर्ल्ड का बंद होने में कितना बड़ा फ़र्क है मालूम है? जब पूरा वर्ल्ड बंद होता है ना, तो वर्ल्ड की जो साइकिल है वो रुक जाती है, और किसी भी साइकिल को स्टार्ट करने में, वापस रोल ऑन करने में, स्मूथनिंग करने में समय लगता है। और जब वर्ल्ड का चक्का बंद हो जाता है ना, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद भी सब लोगों ने देखा है मार्केट विद इन अ ईयर, इनफैक्ट 7-8 महीने के अंदर ही पूरे एंटायर वर्ल्ड मार्केट अपने लो से बिफोर कोविड क्रैश उस लेवल तक आ गए। आके पहले वहाँ टिक करके वहाँ से उन्होंने नई जर्नी स्टार्ट की ऊपर की तरफ, क्योंकि हम लोग की बुल मार्केट का शुरुआत हो चुका था नवंबर 2019 से ही। ये आपको मैंने शेयर किया था कि हम लोग का बुल मार्केट का स्टार्ट हो गया है। जब हम लोग 12,000 के ऊपर हमारा निफ्टी गया था, तब मैंने आपसे शेयर, आपका मतलब क्या है, यहाँ बहुत सारे दोस्तों अभी जुड़े हैं। आपसे मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी समय से। काफ़ी समय का मतलब है इस प्लेटफॉर्म के बनने के पहले से जुड़े हुए हैं, प्रिसाइसली 2017, 16-17 से जुड़े हुए हैं। हमने उस समय भी एक अलार्म बेल बजाया था कि बाज़ार यहाँ से अब एक बार के लिए मंदी में घुस गया है। जो भी अनाउंसमेंट हुए थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर के, सरकार ने जो भी अनाउंसमेंट या बेवकूफ़ी करी थी, उससे क्लियर कट समझ में आ गया था कि बाज़ार का मूड माहौल ख़राब हो गया है एक बार, तो इसलिए वहाँ पे एक हॉल्ट आ जाएगा और गिरावट आएगी। स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा डीप करेक्शन होगा, और वो सब लोगों ने देखा होते हुए। 2 साल का सफ़र वो तय किया था लगभग, वो जो भी करेक्शन चला था। और अक्टूबर नवंबर के बाद से जो है उसके अंदर में सुधार चालू हो गई थी। वो तो 2018-19 में ही गई थी, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आके उसने एक तरह से कन्फर्मेशन दे दिया था कि वो पूरी कहानी ख़त्म हो गई है और हम नए बुल मार्केट में स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि सबसे पहली बात जो है, इंडियन मार्केट तो बुल मार्केट में था ही नहीं 2008 के बाद में। हमारे मार्केट वर्ल्ड मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 2008 से। मैंने ये बात भी उस समय शेयर की थी। वर्ल्ड मार्केट जो पार्टिसिपेट करता है इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग, उन लोग डॉलर इंडेक्स पे काम करते हैं।
तो निफ्टी को लोग जो देखते हैं वो निफ्टी का वैल्यू को देखते हैं इन डॉलर टर्म्स। तो डॉलर टर्म में जब हम देखेंगे तो हमारे मार्केट तो अंडर परफॉर्म करके रखे हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है उसको भी हम ऐड करते हैं 2008 से लेकर 2018-19 तक जो है, वो दोनों को करेंगे तो हमारे मार्केट भले हमको दिख रहा हो कि 6000 से 12000 आ गया 12 साल के अंदर, 10-12 साल में, लेकिन वो जो उसने जो जर्नी तय किया है वो एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस है। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो लगभग -35% था हमारा ग्रोथ, -35% था। सबको डबल दिख रहा था, हमको -35% दिख रहा। इसका मतलब हमारे इंडियन मार्केट्स की अंडर परफॉर्मेंस 10-12 साल से चल रही है। तो जब बुल मार्केट है ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जो ध्यान करना, जब बुल मार्केट है ही नहीं तो बियर मार्केट हम कैसे आ जाएंगे। कोई भी ट्रेंड नया बनता है उसके पहले प्रीवियस ट्रेंड तो होता है। यदि पहले बियर मार्केट चल रही तो ही बुल मार्केट आएगा, बुल मार्केट चल रही है तो ही बेयर मार्केट आएगा। यदि हमारे पास में बुल मार्केट था ही नहीं तो बेयर मार्केट कहाँ से, हम तो बेयर मार्केट में ही तो थे, उसी में उतार चढ़ाव चल रहा था। हमारे कंट्री का, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस 2008 से जब क्रैश हुआ था वहाँ से लगातार कंटिन्यूअस 2018 तक पूरा चला है। 2019 में ही इसने साइंस ऑफ रिकवरी दिखाई थी और हमने उस समय यही शेयर किया था कि हमको क्यों लग रहा है कि हम एक बुल मार्केट में एंटर किए हैं। एंटर करना और बुल मार्केट में होने में फ़र्क है। 12 साल का अंडर परफॉर्मेंस कोई एक साल में फिज आउट नहीं करता है या 2 साल में फिज आउट नहीं करता है। तो इसलिए इसको चलना है आगे लंबे समय के लिए, कम से कम 5-10 साल। नॉर्मली हम 2-5 साल बोलते, लेकिन जो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कोविड के कारण हमारे कंट्री में, जो जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा होएगा, साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, क्योंकि वर्ल्ड में चाइना के कारण सारा गड़बड़ हुआ है और चाइना लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब था, पूरे वर्ल्ड उससे खार खाए हुए हैं। स्पेशली अमेरिका जो बिगेस्ट बायर है वो उससे खार खाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सब लोग की शिफ्टिंग वहाँ से हो रही है, अपना जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग बोले या अल्टरनेट सोर्सिंग बोले, ये 2 काम सब कंट्रीज़ की हो रही है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चाइना से लेना बंद कर देंगे, लेकिन उनकी अल्टरनेटिव सोर्सिंग का उन्होंने एक ज़रिया अपना बना लिया है फॉर श्योर। उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी इंडिया इसलिए होना है क्योंकि जो हम लोग को लगता था पॉपुलेशन यहाँ का इतना ज़्यादा है, जो हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर था, वो हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर अब साबित हो रहा है। एक तो हम खुद बहुत बड़े कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है, 130-35 करोड़ का जनता हमारा है, तो हमारे इंटरनल कंजम्पशन हमारे खुद की बहुत बड़ी है। दूसरा, लेबर यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत सारे अवेलेबल है, चीप है। इस कारण से मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर रहा हो तो यहाँ पे फिर भी संभव है। आज यदि अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग का कुछ डालना होगा तो वहाँ पे उस तरह की कॉस्ट में काम ही नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, यहाँ पे लोग बोलते हैं इन जॉब बहुत यहाँ पे गड़बड़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। सर कौन क्या बोलता है मुझे पता नहीं, मैं अपने कंपनी की बात करता हूँ तो मेरे को ढंग का आदमी तो मिलता ही नहीं है। आप बाज़ार में जिससे बात करोगे सारे दोस्त बोलते हैं यार कोई आदमी हो तो बताओ मेरे को चाहिए। जब सभी को आदमी चाहिए तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से हुआ मेरे को बताइए। आप यदि चेक करोगे तो एक्चुअली में आप पाएंगे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बेहतर है। इनफैक्ट जिन लोगों के अंदर थोड़ी भी लियाकत है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब कोई एकदम बिल्कुल जाहिल गंवार होगा उसको तो आप नहीं रखोगे ना, कोई कामचोर होगा उसको तो आप नहीं रखोगे, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। हम लोगों ने अपने अपने लेवल पे बहुत प्रयास किया लोगों को काम देने का, करवाने का, सिखाने का, लेकिन यहाँ पे उस तरह की इच्छा नहीं है उन लोगों में, नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, तो वो अपने लेवल पे खुश है। अदरवाइज वो सिचुएशन नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको मैक्रो माइक्रो क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना पता है हम चार्ट को भगवान मानते हैं क्योंकि हम शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं, ये हमारा बिज़नेस की तरह इसको हम काम करते हैं। तो इस बिज़नेस का तरीका है, हर धंधे का उसूल है, अपने अपने सिस्टम है, अपने अपने नियम है। हमारे बाज़ार का नियम यही है, चार्ट को हम भगवान मानते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा वीडियो सेटिंग्स को नॉर्मली कर देता हूँ। क्या पता नहीं, उसमें सेटिंग तो अच्छा लग रहा था लेकिन थोड़ा बार बार फ्लैशी हो रहा था, कोई बात नहीं है।
कहाँ हमारी बात रह गई थी? एक सेकंड सोच लेता हूँ। माइंड हो गया, कोई बात नहीं है। बातें बहुत सारी शेयर कर ली। हम लोग थोड़ा सारांश ले लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बियर मार्केट में है, इसको दिमाग से निकाल देना उचित होगा, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं था बुल मार्केट वाला जिसमें हम बोलेंगे गिर रहे हैं। दूसरा, 10 साल 12 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में 1 साल का तेज़ी को हम बुल मार्केट टर्म नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना, एक बार तो मैं गलत हो चुका हूँ जब मैंने कहा करेक्शन 10-12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 15-16 हो गया है। अब यदि यहाँ से बाज़ार गिर जाता है और नहीं संभलता है तो मैं दूसरी बार गलत साबित हो जाऊँगा कि जो मैं सोच रहा था कि हम हेटेड बुल मार्केट में हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारा पूरा सोच ही गलत हो जाएगा। तो हमने 2 साल निकाल दिया, समझ लीजिए कोई हवाबाजी में फिर हमारी निकल गई है या जो भी है, तो हमको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा, रीडिज़ाइन करना होगा। इसलिए ये मैं अभी नहीं मान सकता। कुछ लोगों का कहना है यार तुम तो हमेशा से बुलिश हो। अच्छी बात है ना, बेरिश हो के क्या मिलेगा? देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो जब भी पैसा लगाता है उसमें ग्रोथ आएगा कुछ अच्छा होने से, नेगेटिव से तो नहीं आने वाला है ना। हमको कॉशियसली बुलिश हो सकते हैं, जो हम लोग हैं चलेगा। बुलिश होंगे हम, कॉशियसली बुलिश होंगे, ये हमारा लाइफ लॉन्ग का हमारा नज़रिया रहेगा। लेकिन जब बाज़ार हमको बोलेगा कि बेरिश है, जैसे हमको 2017-18 में मालूम चला था, तो हम लोग साइड हो गए थे जो है एकदम से कि पोजीशन खाली कर दो। मैंने अपना म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी सेल कर दी थी, और उस समय टीवी पे ऐड आता था म्यूचुअल फंड सही है, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, क्या यही सही है? यदि ऐसा सही है तो हमको म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए। याद है दोस्तों ये बात आपको? तो हमने उस समय सारी चीज़ें सेल अपने कर दी थी, पूरा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में हमने खाली कर दी थी। आइडियली सिप का तरीका क्या बोलता है, बाज़ार अच्छा हो ख़राब हो आप लगाते रहिए, ठीक है, ये एकदम सही है, क्योंकि यदि मेरा नज़र 10 साल का है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझ में ये छोटी मोटी भी सूझबूझ है इस बाज़ार के बारे में, तो राइट टाइम पे स्टॉक से भी और म्यूचुअल फंड से भी एग्जिट करना ज़रूरी है। एक बार निकल जाइए, वापस सिर्फ स्टार्ट कर लेंगे ना, लेकिन जो बीच में हम जो 1 साल बचाते हैं उसमें हमारे होल्डिंग का जो एवरेज आउट है बहुत अच्छा होता है। लेकिन कंडीशन अप्लाई वो एक ही है, नीचे के लेवल पर फिर हमको फिर बहुत ज़्यादा हमको मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमको रैशनल थिंकिंग करना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग करना चाहिए। थोड़ा बहुत हमको अपने आप से ही जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते रहना चाहिए कि जो ये हो गया सही है या और भी गड़बड़ है। खाली चारों तरफ सुनते रहेंगे, सब बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, खराब भाव तो बर्बाद माहौल में ही आते हैं, अच्छे माहौल में तो कभी नहीं आएगा। तो इन्वेस्टर को तो अच्छे भाव का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है, एकदम क्लियर कट है। उसी तरह से उसको बेचने के लिए ऊपर का अच्छा भाव का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है, जब चारों तरफ बहुत हरियाली छाई हो, सब तरफ इतना गुड न्यूज़ आ रहा हो जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो समझ जाना चाहिए एक बार के लिए हमारा कम से कम बुल रन का टॉप बन गया है, एग्जिट करना, जैसा हम लोगों ने अक्टूबर 2021 में देखा था। सब लोग इतने बुलिश हो गए, हर किसी को देखो जो मन में आता उल्टा पुल्टा शेयर लेना चाहना सब शुरू कर दिए। पैसे बने भी उनके बनेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। उनको लगा कि वापस से वो माहौल आ गया कि बिना दिमाग लगाए जो ले लेते 2 गुना 3 गुना 10 गुना। यहाँ कोई लंगर नहीं लगा हुआ है जो ऐसे होता है, ये लोगों को समझनी चाहिए। एक लेवल तक ठीक है। आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, मेटल के बारे में। चारों तरफ मेटल को लेकर के इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, और आपको पता है मैं मेटल में बहुत बुलिश हूँ हमेशा से, मतलब पिछले 2 साल से। ऐसा क्यों? कुछ बदलाव आए हैं इसीलिए, मैं इलॉजिकल तो नहीं बोल रहा हूँ। हिस्टोरिकली मेटल ज़्यादा लंबा उसका साइकिल नहीं चलता है हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली तो हमारे कंट्री में ग्रोथ भी कहाँ था। अभी हमारे कंट्री में ग्रोथ का अनाउंसमेंट हुआ है, इंफ्रा में बहुत बड़े हमारे सरकार की तरफ से इंफ्रा का पुश स्टार्ट हुआ है। इंफ्रा का कुछ भी काम होता है उसमें लोहा और सीमेंट दो तो मेन कंपोनेंट है, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लगेंगे ही लगेंगे। तो क्यों बेरिश होने वाले हैं? पहला चीज़ ये। दूसरा, जैसे टाटा स्टील का एक एग्जांपल देता हूँ, ये सब केस स्टडी पर्पज़ के लिए, मैं कोई भी स्टॉक का नाम दूंगा, आप निकाल के देख लो। 2008 का जो हाई बना था, करीब लगभग 900 साढ़े 900 का भाव टाटा स्टील का होना चाहिए।
2008, आज हो गए 2022, हम 2021 की बात कर लेते हैं या 2020 तक की बात कर लेते हैं। 2008 से 2020 12 साल तक टाटा स्टील कभी भी 950 का भाव में नहीं गया है। 950 जाता है, नीचे गिरता है, 750 आता है, नीचे गिरता है, 550 आता है, नीचे गिरता है, लेकिन नीचे में हर बार वो 180 से 250 का रेंज में सपोर्ट लेता है। आपको चार्ट्स में दिखाएंगे, आप देख लेना जो है वो सपोर्ट लेता है। तो नीचे का घर तो उसका तय था, ऊपर का वो बार बार नीचे की तरफ गिर रहा था, 950, 750, 550 इस तरह से कर रहा था। पहली बार 2020 का इस साइकिल में स्टील के अंदर मैं एग्जांपल टाटा स्टील का दे रहा हूँ जानबूझ करके, कि वो चार्ट पे शो कर चुका है। उसने 550 का लेवल को भी कन्विंसिंगली क्रॉस करके क्लोज किया, 750 को भी क्रॉस करके क्लोज किया, 950 को भी क्रॉस करके क्लोज करके 1550 तक चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर है वो मेटल एज अ सेक्टर को री रेटिंग कर चुका है। तो अब हमारे लिए टाटा स्टील क्या हो गया, जो हमारे प्रीवियस जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं एज पर रूल, लॉजिक बेस्ड रूल्स, जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 950 बन चुका है फॉर श्योर। अब जो मेरे दोस्त 2020 में 250 रुपये के भाव में मेरे साथ में दी, मेरे कहने पर 250, 300, 350 कहीं पे भी उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या खोने को है उसके पास। अरे साहब, आपने 12 साल में वो तेज़ी नहीं देखी मेटल में जो आपने अभी देख ली है। अब 1500 का स्टॉक यदि 1100 में भी आ गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, अभी भी तो आपके भाव से 4 गुना ऊपर है। दिल कमज़ोर है, बेच दो, टेंशन क्या है। आप बात समझो टेंशन उनको है जो सितंबर अक्टूबर के बाद एंट्री लिए हैं बाई की। टेंशन मेरे को है यदि मैंने नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया 1 महीना पहले, क्योंकि 1 महीना पहले जब शुरू किया, देखिए दोस्तों, हर नया इन्वेस्टमेंट का सिस्टम होता है। मैं कोई आखिरी वीआईपी नहीं था इस बाज़ार में कि मैंने ले लिया और यहीं से बाज़ार चल पड़े, एकदम तय है। इसका मतलब क्या है, हमको जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हमको वो एक उसका जो उसको स्टेबलाइज होने के लिए हमको एक पीरियड समय देना होगा, क्योंकि हम कभी बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते, एकदम पक्का है। मैंने आप लोग से बहुत बार शेयर किया है, बाज़ार का कुछ हिस्सा बाज़ार के लिए छोड़ दो, बाकी अपने लिए रख लो। वो जो अपने लिए रखेंगे वो इतना बड़ा है, यदि आप वो कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं तो हमको बॉटम फिशिंग नहीं करना है। बॉटम जब भी होकर रिवर्सल होगा, जहाँ भी कंफर्मेशन आएगा उसके बाद हमको अपना पोजीशन बनाना है। तो हम जब बनाते हैं स्टॉप लॉस तो मेरे रहेंगे नीचे में भी और ऊपर में भी, दोनों जगह रहेंगे। मिसाल के तौर पे नीचे का 52 हफ्ते का लो का 15% साइड कर दीजिए, ऊपर का 52 हफ्ते का हाई को 15% माइनस करके साइड कर दीजिए, यानी ऊपर से 15% नीचे गिरे एक बार एग्जिट मार लो, नीचे से 52 हफ्ते का लो से 15% के ऊपर आए एक बार एंट्री मार लो। हमारे पास स्टॉप लॉस तो नज़दीक में आ ही गया, दोनों का लेकर के अपना काम कर लो। क्या बीच का जो 70% है वो कितना बड़ा है ये आपको बताता हूँ अभी। एग्जाम्पल, टाटा स्टील 250 रुपये का था, 15% ऐड करो 300 रुपया हो गया। 300 के बाद या 310 के बाद आपने एंट्री बनाई है और 1500 तक चला गया है, 1550, 1600 ऐसा कुछ गया है। मैं एक बार 1500 ही पकड़ता हूँ, तो 1550 का 15% कितना होता है, करीब 250 रुपया होता है। 1550 से 250 माइनस करेंगे तो 1300 होता है। 1300 से आप एग्जिट मारते हैं तो 325 का स्टॉक 1325 तक मिल गया, 1000 रुपया मिल गए। ये है 70%। बहुत बड़ी लर्निंग दे रहा हूँ दोस्तों, साथ में जुड़े हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है। लोग आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे, पैसे भी लेंगे, एक एक पॉइंट खाली बताएंगे, लेकिन जो असली चीज़ है वो कोई नहीं बताता है। वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। थोड़ा पेशेंस हो करके आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे। आप जो बोलते हो ना कि 10 मिनट में सल्टा दो, जैसे सारे लोग सल्टाते हैं, मेरा 10 मिनट का प्रोग्राम नहीं है, कभी भी नहीं है। मुझे 10 मिनट में सल्टाना नहीं आता है। मैं जो बोलना चाहता हूँ तर्क संगत बातें करता हूँ, उसके लिए मेरे को जो कुछ भी मेरे को डिटेल में बोलना पड़े मैं बोलता हूँ। तो उसको आपको सुनना है, समझना है, यदि आपको सीखना है तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको लगे कि मेरे दिमाग के हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है खाली वही बातें मुझसे करें। मैं तो बातें कर गया हूँ, आपको वो निकालना वो निकाल लो, बाकी को भूल जाओ। नुकसान आपका है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप मेरी बात को सुन लेंगे और उसका पूरा डिटेल नहीं सुनेंगे, खाली एक वर्ड सुन लेंगे कि अब की बार 21,000 पार, खाली ये सुन लेंगे तो आप तो फंस जाओगे।
मैं एक बात और कहता हूँ, नाक किसी में कभी ऊपर नहीं जाता है। बाजार के चाल का तरीका है, गिरते पड़ते चलेगा, यानी ऊपर जाएगा गिरेगा, ऊपर जाएगा गिरेगा, ऊपर जाएगा गिरेगा, लेकिन अल्टीमेट जर्नी, हमारा एक्सपेक्टेशन है, हमारी धारणा है, हमारी सोच है, इस साल 21,000 के पार निफ्टी को जाना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई बहुत विशेष ऐसी खराबी नहीं आ जाए जो हमको नहीं पता। जैसे कोविड आया था, हमको नहीं पता था, तो हमारा एक साल खराब हो गया। तो ऐसा होगा तो ये साल खराब हो जाएगा, अगले साल चला जाएगा। यदि आप इन्वेस्टर हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि इस साल 21,000 हो गया, अगले साल 21,000 हो गया। लोगों को मज़ा आता है ये बात करने में, यार इसने तो कही थी 21,000 इसी साल होगा, 21,000 तो हुआ नहीं, 20,000 हुआ, देखो इसका तो लेवल नहीं अचीव हुआ। हंसी तो मुझे भी आती है, आपको भी आई जाएगी अब। अरे यार यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं 14,000 12,000 की, उस पर हम 20,000 पे पहुँच गए 21,000 की जगह, तो बहुत बड़ा बात हमारे लिए है। इस साल नहीं पहुँचे, अगले साल पहुँच जाएंगे। आप तो इन्वेस्टर हो, बैंक में रुपया रखते हो 5% 6% के लिए, पूरा साल इंतज़ार करते हो। बाजार ओपन मार्केट में आप 9 से 12% इंटरेस्ट लेने के लिए लोगों को रुपया लगाते हो, वो भी तो रिस्क पे है। क्या वो रिस्क पे नहीं है? वो रुपया भी तो रिस्क पे है, तो रिस्क तो सब जगह रहेगा। यदि आप सोचते हो कि आपने रुपया, जहाँ पैसा आपका जो है हाथ में, उसमें रिस्क रहेगा। आपके पास है तो भी रिस्क है। आप सोचते हो कि मेरे पास है, मेरा पैसा, तो उसमें रिस्क कैसा? उसमें रिस्क ये है, यदि आप उसको प्रॉपर काम में नहीं लगा सके तो जो इन्फ्लेशन चलता है उसके हिसाब से आपका मनी डीवैल्यू होता है। कैश इज किंग सुनने में अच्छा लगता है, कैश को अलमारी में रख के छोड़ दो 10 साल के लिए। किंग है कि क्या है, भगवान मालिक है, वो आप ज़्यादा समझदार हो। तो ये बेफजूल की बातें हैं। ऐसे सोच के पर जीने से आपका कभी भला नहीं होने वाला है, एकदम पक्की बात है। पैसा को हमेशा काम में लगा होना चाहिए। जैसे इंसान को काम में लगा होना चाहिए, इंसान काम करता है तो दिमाग भी काम करता है, सब कुछ चलता है। पैसे को भी उसी तरह से कहीं ना कहीं काम में लगा होना चाहिए। ये जो बातें सब चल रही है ना कि यूएस में बॉन्ड यील्ड का बढ़ गया है, तो अब पैसा शिफ्ट होकर के सारे बॉन्ड में चले जाएंगे। भाई साहब 3% में ज़िंदगी निकालनी है तो ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? ऐसा कभी होता है क्या? कितना भी हो, एक पोर्शन जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारा पैसा बॉन्ड में चले जाएंगे। 3% में कोई धंधा होता है क्या? कौन सा इन्वेस्टमेंट का सेंस भूलता है? यदि 3% में होता है तो क्यों यहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट में, कंपनी के बैलेंस शीट में 10% की ग्रोथ में भी हम लोग ऐसा करते? खाली 10%। फालतू की बातें हैं सब, कोई आनी जानी नहीं है। हाँ ये है, कुछ ही समय चला जाएगा, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। एफआईआई की बहुत बड़ी पैसा उन्होंने पिछले साल भर में निकाला है इंडिया से, बहुत बड़ा बात अब आपको बोलने जा रहा हूँ। ये है करीब करीब, मैं एक बार मैंने पॉइंट्स को नोट किया था, ये है 1.86 ट्रिलियन करोड़ रुपीस इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से निकाल लिया है। लेकिन सबको ये दिखा कि इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से निकाला, एफआईआई की सेलिंग हुई है। एक बात लोगों ने नहीं ध्यान दिया है, ये 1.86 ट्रिलियन करोड़ का जो इन्होंने सेलिंग सेकेंडरी मार्केट में किया है, इसका 70% से ज़्यादा रुपया इन्होंने प्राइमरी मार्केट में लगाया है। आप चेक कर लो, गूगल तो सबके पास है, बटन दबाओ सारा आंकड़ा सामने आ जाएगा, गूगल करके देख लो। 70% उसमें से निकाल के प्राइमरी मार्केट में लगाया। प्राइमरी मार्केट तो आज है, तो अल्टीमेटली सेकेंडरी बन ही जाएगा वो। प्राइमरी मार्केट जो भी नया इशू आ रहा है, उस लिस्टिंग होने के बाद तो वो भी सेकेंडरी मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ से रुपया, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, यहाँ सेकेंडरी मार्केट से निकाला है जो सबको दिख रहा है, और प्राइमरी में लगाया है। मज़े की बात देख लीजिए, 2 काम हुआ है। एफआईआई का लिए बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है उनको। अब मेरी बात सबको ख़राब लगेगी, लेकिन लगा है। पहला चीज़, सेकेंडरी से निकाल के जो प्राइमरी में लगाया है इन्होंने, उसमें से इनका 50% रुपया तो डूब ही गया। ये सब आप भी जानते हैं, नाम भी ले लेते हैं, चाहे पेटीएम हो चाहे कुछ भी हो, इक्का दुक्का को छोड़ देंगे तो सारे के सारे आधे से ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। जितना इन लोगों ने प्राइमरी मार्केट में लगाया है रुपया को, ये सारे रुपए में से मोर देन 50% रुपया इनका डूब चुका है। वैल्यू इरोशन ज़बरदस्त हुई, तो बहुत बड़ा झटका है उनके लिए, पहली चीज़। दूसरा झटका इनको अब लगेगा इसलिए अभी जो इन्होंने पैसा निकाला है, आपने नोटिस किया होगा, इनको बहुत इजी एग्जिट मिला है। इजी एग्जिट
इतना बड़ा रुपया निकालने में, मतलब जितना इनको इजी एग्जिट मिला है ना, जब कभी भी ये वापस सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करने आएंगे वो बहुत पेनफुल होगा उनके लिए। ध्यान रखना इस बात को, बहुत पेनफुल होगा और आपके हमारे लिए बहुत मज़ेदार होगा। यदि आज आप पैसा लगा के इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, यदि ये वापस रुपया लेके आएंगे, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बाहर में लगाने के लिए। इंडिया में तो उनका पैसा विशेष लगा ही नहीं था। तो जब उनका पैसा जो चाहे 10% ही आए, जो कुछ भी उनको लगाना है, वो हमारे कंट्री के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ा है। यदि उनका वापस से सेकेंडरी मार्केट में आना शुरू कर दिए, वो अकेला ही हमारे स्टॉक के भाव को 3 गुना कर देगा, यहाँ से कम से कम कर देगा। फंडामेंटल सब साइड में हो जाएंगे। जब ये बाइंग करते हैं ना, तो पागलों की तरह बाई करते हैं, ये आप सबको पता है। आप लोगों ने इस तरह का होते हुए देखा है, 2005 से 2008 के बीच में भी देखा है। हिस्टोरिकली आप लोगों ने बहुत बार देखा, जब जब एफआई की बाइंग आई है तो सारे रेट्स पागलों की तरह भागते हैं। रीसेंट एग्जांपल भी दूं मैं आपको, वो हमारा अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, 100 रुपये के शेयर 2-2 हज़ार रुपये हो रखे हैं। क्रेजी वैल्यूएशंस है। आप और हम बैलेंस शीट देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, पी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ये क्यों नहीं देखते? तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, क्यों नहीं देखते लोग? तो आज अडानी में आपको लगता है मेरे आपके जैसे इक्का दुक्का ही कोई होगा जो आज की तारीख में उसमें हाथ लगाने के बारे में सोच भी सकता है? कोई बहुत शाना बनता होगा तो इक्का दुक्का ही है, बाकी कोई सोच भी नहीं सकता है। तो यही लोग हैं जिनको लगता है कि ये वो ग्रुप है जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में मेन की ड्राइवर बनेगा, अदर देन अंबानीज। पहले आप 4 साल पहले तक अडानी का नाम सुने थे क्या? कोई नहीं जानता था, अचानक ही लाइमलाइट में आ गया। इन लोग के पास हर तरह की खबर होती है, इनको पता है कौन ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकते हैं, उस हिसाब से ये लोग लगा रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ अडानी पावर के स्टॉक का, जो अभी वो आया था, बैलेंस शीट इनका अनाउंस हुआ था। कुछ चंद एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 40-50 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का था। इस बार 6000 करोड़ का हुआ है। अब बताओ पी रेशियो का माँ बहन हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी मेरा शब्द थोड़ा सा गलत है, लेकिन पी रेशियो का तो बत्ती लगा दी इसने। जिसको भी पी रेशियो दिखाई दे रहा था कि 400 के पी मल्टीपल से स्टॉक मिल रहा है, वो तो अचानक ही 400 का 40 में आके गिर गया या 20 में आके गिर गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये फ्यूचरिस्टिक है। तो हम जब इन्वेस्टर है तो हमको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है कि आज करेंगे और फ्यूचर में हमको गेन्स होगा। तो हम फंडामेंटल को देखते हैं, देखना चाहिए कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है, धंधा सही है कि नहीं है, लोग जो बैठे हैं सही है कि नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, एंट्री और एग्जिट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस ही हमको बहुत हेल्प करता है। वो हमको बताता है कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है, बड़ा पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो वो ट्रैप की तरह है या वो जेन्युइनली लग रहा है, वो सब हमको टेक्निकल एनालिसिस से ही मालूम चलता है। टेक्निकल एनालिसिस एडवांस इंडिकेटर है आपके किसी भी कंपनी के अच्छा या खराब होने का, इसीलिए ज़रूरी है। कभी आप जा करके, आपको छोटा मोटा सबको तो आजकल आइडिया है, यूट्यूब में बहुत सारे ज्ञान भी मिल जाएंगे फोकट में, आपको देख लेना जा करके। आप यदि यूनिटेक का चार्ट निकालते हो, मैं बड़ा बड़ा नाम ले रहा हूँ जानबूझ करके, यूनिटेक बहुत बड़ा नाम, आरकॉम बहुत बड़ा नाम, इतने ज़बरदस्त नाम जो कि वर्ल्ड के टॉप इंडियन रिचेस्ट पर्सन जो है वर्ल्ड में नाम आने वाला इंडिया से था, वो अनिल अंबानी का था। आप उसके शेयर प्राइस को निकाल लीजिए चार्ट्स के ऊपर में, आप देखेंगे कंटिन्यूसली हमको सिग्नल दिया था गिर रहा है। और हमको क्या लगता था 600 का स्टॉक 300 आ गया, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, चलो ले लो। 300 का 150 आ गया, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, ले लो। 150 का 75 आ गया, और क्या गिरेगा, ले लो। जो आप सोचते हैं ना, खराब जब कभी कंपनी में होना होता है, आप जो भाव सोचते हो कि इससे नीचे क्या गिरेगा, यदि कोई कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 90% गिरा या 80% गिर चुका है, ध्यान से सुनना, यदि कोई भी कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 80% गिर चुका है, तो जिस भाव पर वो है वहाँ से भी 80% गिरेगा वो।
वहाँ से भी 90% गिरेगा। तो हम जो बोलते हैं ना कि और क्या गिरेगा, ये सूझबूझ मेरे को नहीं थी पहले, ये मेरे को सूझबूझ आई है थैंक्स टू माई गुरुज, जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया है। उन लोग के सीख से, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। मेरा आदत क्या है, मैं लोगों की अच्छाई को पकड़ता हूँ, मैं खराबी को नहीं जागता हूँ। वो हर गुरुओं के बारे में आप इंटरनेट पर जाओगे तो दुनिया भर का नेगेटिविटी लोगों ने भर के रखा है। बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, उनको पुल डाउन करने के लिए तो उनके बारे खराब लिखते हैं। तो जिससे हम लोग अभी आम जनता की सोच तो आम ही है, तो वो तो पीछे पीछे बहक करके उसके हिसाब से चल देती है। जो है, मेरा थोड़ा सोचने का तरीका शुरू से अलग रहा है। मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का आदमी हूँ। खराब में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लोग अच्छे में भी खराब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर जी, आप नेगेटिव अप्रोच लेके ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। आपको हमेशा अंदर में पॉजिटिविटी से भरना है अपने आप को। हमको इलॉजिकल पॉजिटिव नहीं होना है, लेकिन हमको रियलिस्टिक पॉजिटिव तो होना ही होगा ना दोस्तों। जो है, तो ये हमारा तरीका है। तो मैं जिन जिन गुरुओं से जो जो अच्छी चीज़ें मेरे को लगी, मैं वो अपने साथ लेते गया। एक सेकेंड दोस्तों, साथ में नोट्स बनाते गया। आपको भी जब आप मेरा वीडियो देखते हैं कोई भी बात अच्छी लगती है, हाथ से लिखिए। हाथ से लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी बैठेगा। और जब ये प्रैक्टिस डाल लेंगे ना हाथ से लिखने का, मैं मोबाइल में टाइप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ से पैड में लिखिए। जब लिखेंगे ना कहीं ना कुछ पॉइंट आपके दिमाग में घुसेगा। रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लेंगे ना तो बहुत कुछ दिमाग में घुसेगा। तो आपका जो ब्रेन का मशीनरी है ना, वो खुद पॉजिटिव अप्रोच लेके चलने लगेगा, जैसे मैं लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल कोई व्यू नहीं शेयर करता हूँ। मेरे को हर चीज़ के पीछे में रहता है कि हाँ चलो खराब तो है ना, हो गया, बात खत्म। अब अच्छा क्या है वो देख लेते हैं। जो होना था वो तो हो आ गया, वो तो खराब हो गया, बात खत्म हो गया। हम क्या कर सकते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा क्या हो सकता है वो ढूंढ लेते हैं। यदि वो हो गया जो हम सोच रहे हैं, तो कितना बड़ा पैसा बनेगा सोचो दोस्तों। आज का वीडियो आपको लग रहा है बहुत खाली ज्ञान से ज्ञान भरा, क्यों आप सब इंतज़ार कर रहे हैं सोचने का कि आगे क्या। आगे तो देखो दोस्तों बहुत क्लियर कट है। वापस रिपीट कर लेता हूँ, हमारे सोच में कोई परिवर्तन नहीं है इस समय तक। ये बाज़ार का हिस्सा है। करेक्शन कितना डीप करेगा ये बाज़ार डिसाइड करता है, हम नहीं करते। हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि कितना करने की इसकी इच्छा है। हम लोग काफ़ी नज़दीक है। यही है कि 10-12 की जगह 15-16% कर दिया, हो सकता है 2-1% और कर लें, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरा, समय से इसके पास समय भी ज़्यादा नहीं है। अब यदि दोनों नहीं होता दिखे, जो कि हमको इस वीक में क्लियर हो जाएगा, हमने आपसे एकदम क्लियर कट समझा दिया है आपको इंडिकेशन कहाँ से मिलेंगे। पहला चीज़, हमारा बाज़ार को आज ही संभलना होगा, क्लियर कट एकदम आज ही संभलना होगा। यदि आज संभल जाते हैं सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से ऊपर कितना तेज़ी से जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, फिर हमको उसकी बात करनी है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे का काम तो हो गया। दूसरा है, यदि नहीं संभला तो क्या, उसकी बात हम आगे कर लेंगे। पहले हम वो बात कर लेते हैं जो ज़रूरी है। आज आपको 2 इंडिकेशन मिलेंगे। पहला, हम लोग 16,850 के ऊपर की, 15,850 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए, जितना ऊपर हो उतना अच्छा। दूसरा, आज आखिरी के 1 घंटे में बाज़ार को गिरना नहीं चाहिए। जो क्लोजिंग भी होगी ना, वो या तो फ्लैट में कर दे या बढ़ते हुए करे, चाहे जितना बेसी बढ़ा के करे उतना अच्छा है, यानी 150 पॉइंट कम से कम बढ़ा के करे 2 बजे के बाद। ये हमारा दूसरा इंडिकेशन होगा रिवर्सल का। तीसरा, इतनी सारी भूमिका स्टोरी बता दी, चार्ट पे भी तो लेके जाके दिखाना है मेरे को आपको कि चार्ट्स मेरे क्या बोलते हैं, तभी तो आप कुछ सीखोगे कि हम क्या क्या टेक्निकल से निकाल के बताते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो आज मैं एक बार इसको चेक करके बताता हूँ। मार्केट सिनेरियो सारे नॉइज़ न्यूज़ मैच कर रहे हैं जो हम बात करके गए थे 3 हफ्ता से, लगभग 2.5-3 हफ्ता जो हम बात किए थे, वो पूरा माहौल आ गया है एकदम वैसा का। आज हमारी हिम्मत नहीं है लेने की। तो आपको पहला बात है, अभी भी हमको कॉशियस रहना है, कूद के नहीं लेना है। यदि संभलता दिखे, इन्वेस्टर्स लोग के लिए बेस्ट टाइम है, दे शुड इन्वेस्ट। जो भी उसका श्रद्धा हो, कम से कम आधे पैसे तो अभी लग जाने चाहिए एकदम पक्के, लेकिन कूद के नहीं, संभाल ले आज का लेवल एक बार, पहला बात ये।
दूसरा, हम लोग जब बुल मार्केट में थे ही नहीं तो फिर बेयर मार्केट कहाँ से होगा? अभी तो बुल मार्केट की शुरुआत हुई है, तो इसको चलने देना होगा। इसलिए हमको लगता नहीं कि कोई बेयरिश ट्रेंड कोई है। ट्रेंड हमारा ऊपर का है, करेक्शन ही है ये जो कुछ भी है। तीसरा, अब जो यहाँ से ऊपर चलेगा ना, ये दिखाएगा सबको कि बाउंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करना, सोचना, इसको नोट करना। अब जो यहाँ से संभाल के ऊपर चलेगा सबको दिखाएगा कि ये बाउंस है, लेकिन ये बाउंस नहीं होगा। ये नया ट्रेंड का शुरुआत होगा, जो आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया है। तो इसके अंदर में क्या होगा, ये बाजार कहीं भी 17,500 के आसपास आएगा, जो कि अगले महीने आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको तो मेरे मानने से ही चलना है अभी तो फिलहाल। जिस दिन आप मेरा साथ छोड़ेंगे तो आपको जिसकी मानना मानो, ठीक है ना। 17,500 के पास तो आना है। उस समय बचे कुचे लोग का माल भी बिक जाएगा, क्योंकि सबको लगेगा ये बाउंस है, सबको लगेगा बार बार ऊपर आता है वहाँ से गिरता है, और ये होगा। इस बार सबका माल बिक जाएगा, किसी के पास माल नहीं होगा। ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट प्लेटफॉर्म का सेटिंग उस यात्रा के लिए जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। हम पिछले 5 जनवरी से बात कर रहा हूँ कि ये साल हमारा लास्ट ईयर से बेहतर जाएगा। उसका सीधा सीधा रीज़न यही है मेरा। सबके जब माल बिक जाएंगे ना, जब वो होश संभालेंगे, उनको जब फीलिंग आएगी कि हाँ ख़राब ख़त्म हो गया है, तो वो पाएंगे अपने को 19,000 के ऊपर ही पाएंगे, उससे नीचे नहीं पाएंगे वो। उसके बाद ही कहीं ना कहीं उनके अंदर में कुछ भरोसा आना शुरू होगा कि हाँ वो ख़राब जो था ना सलट गया, हम क्या छूट गए, चलो अब ले लेते हैं। जब वो भी आएंगे कितना बड़ा पुश मिलेगा, FII भी आएंगे कितना बड़ा पुश मिलेगा। आप इन्वेस्टर हो तो आपको तो बहुत चीज़ों को सोचना है कि आगे क्या होगा, तो क्या हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है, तो हमारा प्लेटफॉर्म एकदम सेट है। बस यही है कि हमको देखना है यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सारे चार्ट्स उस पोजीशन पर है। आप टीवी के बड़े से बड़े एनालिस्ट का भी देख लीजिए, एक एक चार्ट्स को निकाल निकाल के एकदम छाप छाप के दिखा रहे हैं। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, बन चुका है स्टॉक में, उस स्टॉक में, इस स्टॉक में, सब में बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। सबका ब्रेकडाउन भी दिखा दिया उन्होंने कि ब्रेकडाउन भी हो गया है। अब तो गया बाजार पूरा यहाँ से। सर जी, लोग भूल गए हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसमें भी एक कैरेक्टर है, वो है फॉल्स एंड ट्रू, कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ ये जेन्युइन है या फॉल्स है। बाजार को मालूम है कि आज के दिन एक से एक ज्ञानी भर गए हैं, इतने कोर्सेज चल रहे, बहुतों ने टेक्निकल सीख लिया है, तो सबको पैटर्न के बारे तो समझ में आ चुकी है, बहुतों को आ चुकी है। सब लोग देख रहे हैं ट्रायंगल बनता है, सब देखते हैं हेड एंड शोल्डर बनता है, सारे पैटर्न दिमाग में घुस गए सबके, सबको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार सब दिखता है। तो बाजार वो दिखाती जो आपको पता है। आपको लगता है कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन भी दिखाएगी आपको। देखो दोस्तों, बात ऐसा है, मार्केट बहुत स्मार्ट है, वो कभी वो काम नहीं करेगी जो ऑब्वियस है। यदि ऑब्वियस कर लेगी ना, तो दोस्तों फिर तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑब्वियस ही हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना, एक्सेप्शन टू द रूल इज ऑलवेज देयर, बट रूल तो रूल है। रूल ये है कि ब्रेकडाउन तो हो चुका है, अब ये फॉल्स है या सही है ये हमको पता चल जाएगा इस हफ्ते। एक हफ्ता और वेट कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। मेरा मानना ये है, सब कुछ ठीक है, सब संभल जाएगा, सारी कहानियाँ जितनी चल रही सब एक एक करके धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पैरेलल खराब न्यूज़ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलना ज़रूरी है, चलेगा। वो इसलिए चलेगा कि किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं होगा कि वो पार्टिसिपेट कर सके इस ऊपर के चाल में। उसको ये हर चाल बाउंस बैक दिखाई देगा, ये होगा। भरोसा रखिए, जब लगेगा कि गड़बड़ हो ही गया है बता देंगे, उसमें क्या है, एक हफ्ते में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो पहले ही हिट हो चुका है, आप हल्के तो पहले ही हो चुके हो। इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली बात कर लें 1990 से लेके 2022 इस 32 साल के अंदर में बाज़ार में कितने बारी गिरे। आप इधर निकाल के देख लो अपना व्हाट्सएप को, आपको सारा साल का मेंशन भी मिल जाएगा इस एक दो तीन दिन के अंदर में। ये तो बात बताना ही भूल गया, अभी व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, चौतरफा नेगेटिविटी चल रही है। सारे के सारे एक से एक निकाल के पॉइंट फेंक रहे हैं, बिहेवियर फेंक रहे हैं,
ह्यूमन साइकोलॉजी का बिहेवियर फेंक रहे हैं, जो सब दर्शा रहा है कि बाजार तो गए हो। एकदम क्लियर कट है। जो चीज़ सबको मालूम है वो कभी नहीं होता है, ये बाजार का सबसे बड़ा सच है। मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, बार बार दोहरा देता हूँ, हाई एक्सपेक्टेशन लो रिटर्न्स, लो एक्सपेक्टेशन चांस ऑफ अ सरप्राइज। तो जब सब जगह एक ही जैसी सोच चल रही होती है ना, वो जल्दी से नहीं होता वो चीज़, और जहाँ किसी की सोच नहीं जा रही है ना, वही चीज़ अचानक बाजार करती है, जिसमें सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या हो गया। एक आपको अभी तो मैं, चलो इतना टाइम बहुत लग गया, नहीं तो दिखाता। आपकी आंखें एकदम ऐसे खुली की खुली रहेगा, अरे इस तरह से हो जाएगा, क्या हो, अरे पागल हो गया क्या बाजार। यही इस समय बाजार में सबसे अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन एक ही है, नीचे का सबका। जो सब सोच रहे तो सारे शॉर्ट करके बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है, सब पैसे कमा लेंगे। करके तो देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा, करके देखो जाओ। आप भी यहाँ, हम भी यहाँ हैं। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, तो अभी जो हंसी दिखाई दे रही है वो सब लोग मेरा लेग पुलिंग शुरू कर देंगे। आपको याद है 2 हफ्ते पहले मैंने क्या कहा था? आप सबके बहुत इनकरेजिंग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं शाबाशी के। दोस्तों मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, उस दिन संभाल लेना, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर के पास टीम होती है, वो कुछ भी गड़बड़ करता है, कर सकता है। हमारे पास तो कुछ भी चीज़ का सहारा नहीं है, हम तो वन मैन शो होते हैं। तो कभी भी कुछ गड़बड़ होता है ना, तो दोस्तों संभाल लेना, और क्या है, बस इतना ही तो है। जब इतना आप लोग साथ चल करके एंजॉय किए हैं पूरी जर्नी को, और हमारा व्यू किसी दिन गलत साबित हो जाए, टेम्परेरी है, हो जाएगा, छोटा सा नुकसान लगेगा, निकल जाएंगे, और क्या है, लेकिन हम बदल जाएंगे। हमको बदलना है, बदलना होगा, ये हमको अंदर में डाल देना अपना एकदम से। जब तक सब कुछ ठीक है हम नहीं बदलेंगे, सिंपल सा बात है। तो हमारी सोच पे हम टिके हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको और दे दें, अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जिस तरह से वहाँ के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनका जो बिहेवियर है चीज़ों को हैंडल करने का, ये हमारे यहाँ के जो कार्टूनिस्ट जो कोशिश में लगे हुए हैं बनने का, प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार बन के बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग सब पप्पू महाराज भी कहते हैं, एकदम वैसी हरकत कर रहे हैं, बेसर पैर की हरकत। ये मेरी सोच बोलती है मेरे को, एकदम बेसर पैर की हरकत कर रहे हैं। उनका हर एक्शन वो ये दिखा रहा है कि संभालने की जगह वो खराब करने के माहौल में है। उनका एक भी स्टेटमेंट अच्छा ढंग का पॉजिटिविटी में नहीं है। आप खोल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चारों तरफ उनकी सारी बातें फालतू की है। उन्होंने एक इंडिकेशन और दे दिया है, ये मेरे पास, मैं जब न्यूज़ दिखाऊंगा तब बात करेंगे उसके बारे में। तो वो एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है ना, अभी जो इन्फ्लेशन है सप्लाई रिलेटेड इन्फ्लेशन है, डिमांड रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ सप्लाई की इशू है। सप्लाई ठीक होते सारा काम ठीक हो जाएगा। डिमांड तो बहुत भयंकर है, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन नहीं है। तो इसको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। इसमें काफ़ी हद तक आप कोई बोलेंगे कि मैं मोदी भक्त हूँ, प्रो मोदी हूँ, उनको बोलने दीजिए। मेरा तो बहुत क्लियर है, आप लोगों को मालूम है, न मैं मोदी भक्त हूँ न मैं अंबानी भक्त हूँ। जब तक अंबानी पैसे कमा के देता रहेगा हम उनके साथ में हैं। जिस दिन उस गड़बड़ करेगा हम तो तुरंत छोड़ देंगे 2 मिनट में। उसी तरह जब तक मोदी जी देश को औरों से बेटर संभाल रहे हैं, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। हम ये नहीं बोलते कि जो कर रहे हैं बेस्ट है, उसमें भी बहुत कुछ खामियां हैं। उस खामी का सबसे बड़े शिकार तो हम ही लोग हैं। हम लोग का मतलब देखिए, मेरा तो बिजनेस है। हम लोग उस श्रेणी में आते हैं जो मिडिल क्लास बिजनेस है, रिटेलर्स हैं। उस जगह पर इनका ध्यान ही नहीं है और बर्बाद कर दिया उसने सेक्टर को, पूरा सेगमेंट को। हम लोग उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर भी हमारे चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि हमारे अंदर में और कुछ करने की सूझबूझ है। हमारा 60 साल का टिका हुआ एस्टैब्लिश बिजनेस को यदि इनके सोच में सुधार नहीं आता है और उसमें कुछ बड़ा गड़बड़ होना है, तो हमको तो उससे भी एग्जिट मारना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो हमको वहाँ भी लगाना होगा, लगाना ही होगा। हम खाली लगा के बैठ जाएंगे कि यार इतना पुराना धंधा है,
अच्छा है, रिस्पेक्ट करेंगे, धंधे का नाम खड़ा रखेंगे, लेकिन धंधे के अंदर जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस नाम के अंदर में, उसका तो हमको चेंज करना पड़ेगा, तो करेंगे ना, उसमें क्या है, इंतज़ार कर रहे हैं हम भी, कुछ सुधार ले, कुछ सोच ले। अभी तक वहाँ पे सोच गड़बड़ है, अदरवाइज इनकी बाकी सोच मेरे छोटे सूझबूझ के मुताबिक नेशन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। जो आज तक नहीं किया गया था वो सारे रुके हुए रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स का अंदर में एक बहुत बड़ा पुश है। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% ओके है, लेकिन बेटर है आज तक के जो भी लीडर्स थे हिंदुस्तान में। तो हमको कंपैरिजन करना होता है तो हमको बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एक तरीका है मेन। गंदे भाषा में बोले अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, ये बोल सकते हैं हम गंदा, लेकिन फिर भी ये काना उतना काना भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर में एक अलग तरह की बोल्डनेस है, जो डिसीजन ले पाते हैं। कभी कभी ये भी भटक जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम फिर उसको हम बदल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा अमेरिका में जो चल रहा है, ये चारों तरफ वहाँ पे भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो ये सब माहौल जब भी बनता है ना, तो कुछ बड़े चेंजेस के लिए बनता है। मैं चार्ट पे उसमें भी दिखाऊंगा, अमेरिका के चार्ट में भी क्या हो रहा है, देखते हैं उसको। तो अब यहाँ पर बात आती है जो मैंने लिख के रखा है, नाउ इफ द मार्केट स्टार्ट्स ट्रेडिंग सम 500 पॉइंट्स अप फ्रॉम हियर, then almost all the remaining invested people will sell their holding and they will be out of the market. So now this may appear to be a bounce back, but it won't be a bounce. It will be start of a new trend, correction over, नई ट्रेंड चालू। हो सकता है यहाँ से हम 16,300 तक बहुत फास्ट भाग जाएं, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है ना। जब इतना ओवरसोल्ड है तो एक बार यहाँ बहुत शार्प बाउंस बैक आएगा। ये वर्ड मैं बाउंस बैक यूज़ कर रहा हूँ अब, जो हमारे करंट लेवल से 16,300 तक जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत तो थोड़ी चली रही है, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। तो यहाँ से एक बार पहला बाउंस तो बहुत फास्ट होगा, जो कि 16,300 तक अप्रॉक्सीमेटली जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि हमारी चाल स्लो हो जाए। जो काम का तरीका है इसका, उसके उस तरीके में ये उसका हिस्सा है। वहाँ से 17,500 के आसपास तक का सफ़र हो सकता है स्लो हो जाए, मतलब ऊपर चढ़े गिरे, ऊपर चढ़े गिरे, धीरे धीरे चढ़े, ये हो जाए। लेकिन हम जो चेंज देखेंगे, जो आपसे मैंने शेयर किया था, अभी तक जो डेली का हमारा क्लोजिंग हो रहा है, उसमें लास्ट के 1-2 घंटे में गिर के क्लोज हो रहा है। अब हम देखेंगे लास्ट के 1-2 घंटे में ऊपर चढ़ के क्लोज हो रहा है। ये हमको होता दिखे तो समझ जाना चाहिए हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। बाजार धीरे जा रहा है, तेज जा रहा है, कैसे जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा रहा है ना, ठीक है। कोई दिन खड़ा रहेगा, कोई दिन ऊपर जाएगा, लेकिन लास्ट का 1-2 घंटा अब इम्पोर्टेंस रखेगा हमारे लिए, जैसे अभी रखा था नीचे के लिए। तो ये हो गया। यहाँ से हो सकता है 8-10 दिन और लग जाए, हम जहाँ खड़े हैं हो सकता है 8-10 दिन और लगे। इसका मतलब ये पूरा महीना हमारा ख़राब कर सकता है, हो सकता है, क्योंकि इसको अभी और भरोसा जो दिला चुका है, उस पर मुहर पे मुहर पे मुहर लगाना है कि कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे थक जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगा थक जा रहा है, थोड़ा बढ़ेगा थक जा रहा है, ये दिखाएगा। अपने तो स्टोरी लिख रहे हैं, समझ लो, लिखते आए हैं और देखते आए हैं, वही लगता है जैसे कि हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, बाजार ऐसा करती है, ये हम समझ चुके हैं, वो मैं शेयर करता हूँ। यहाँ 98% आदमी रुपया खोता है, 2% कमाता है, एक ही रीज़न से। 98% का सोचने का तरीका एक जैसा है और 2% उनके सोचने के तरीके से खेलती है। सिंपल है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और इसके बाद में जो है, और हमारे पॉइंट में जो आता है, US डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के ऊपर जा चुका है, टिक चुका है। जल्दी से वहाँ पे टिकता नहीं है, अनलेस अनटिल अमेरिका के दिमाग में कोई और बदमाशी चल रही हो तो ये इसका मैं भी देख रहा था, कोई हमारे बहुत ही मतलब मेरे पसंदीदा एनालिस्ट में से एक सज्जन है जिन्होंने लिखा है 22 साल का ब्रेकआउट हुआ है US डॉलर इंडेक्स में। तो ये बहुत ख़राब निशानी है, बिल्कुल है,
ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा ख़राब निशानी है। जब भी ब्रेकआउट होता है डॉलर इंडेक्स में, उसका डायरेक्टली इन्वर्स रिलेशन मार्केट के साथ में है। डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना, बाकी बाज़ारों को नीचे गिराना, ये हमेशा होता है और ऐसा होगा। लेकिन जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या वो सस्टेन हो रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है, ये देखना है। हो सकता है ये ब्रेकआउट करके यहाँ से 15 दिन, एक हफ्ता, एक महीना ऊपर टिका दे, हो सकता है टिका देगा, हमारे बाज़ार भी नीचे टिके रह जाएंगे। इसलिए मैं कहा स्लो, नीचे स्लो रहेगा, क्योंकि उसको भी जो ऊपर में है डॉलर इंडेक्स को, उसको भी वहाँ पे थोड़ा खड़ा होकर धीरे धीरे नीचे टपकना चाहिए। आइडियली इट इज़ गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन मार्केट्स ऑल्सो, कि वो नीचे गिर जाए, इसका इतना ऊपर रहना ठीक नहीं है उसके लिए भी जो है। तो ये है, तो वो कूल डाउन करेगा, यहाँ हम ठीक होएंगे। इसके बाद हमारा जो है आपसे ये बाकी बातें शेयर हो गई है, ये लास्ट के ये हो गए हैं। अब इसमें आता है वो लगभग चीज़ें सारी शेयर आपसे कर दी हमने। तो अब मार्केट सिनेरियो सारे क्लियर हो गए हैं। अब एक बार हम लोग जितना भी बात किए हैं, अब थोड़ा चार्ट्स को भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, तो हम आते हैं चार्ट्स के ऊपर में। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा निफ्टी है। अब फटाफट देखते हैं निफ्टी 50, यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी 50 का जो है 60 मिनट्स का चार्ट है, 60 मिनट का। उसमें आप देख रहे हैं आरएसआई में डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे बॉटमिंग आउट का प्रोसेस हो गया है। बॉटमिंग आउट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से और गिर नहीं सके। एक सेकेंड फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग करते करते दोस्तों 7:15 बज गए। मैं तो टीवी देखता हूँ जानबूझ के समय कि वो लोग क्या बोल रहे सुनना चाहते हैं, लेकिन चलो बाद में सुन लेंगे। तो यहाँ हमारे निफ्टी का 60 मिनट्स में 1 घंटे के चार्ट में डाइवर्जेंस बनने शुरू हो गए हैं। थोड़ा बहुत कंफर्मेशन नहीं, लेकिन शुरुआत हो गया है। ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। आरएसआई 27 पे है, जो कि पिछले 2-4 साल में नहीं आया इतना नीचे। आप ये देखिए, इसके ऊपर ही है ये, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, एक सेकंड दोस्त, एक फ़ोन है, एक बार मैं एक मिनट में लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, वही बात है, घबराहट सबके अंदर है। फ़ोन इसीलिए आ रहा है कि अब 7:15 बज गए हैं, सब मूड माहौल समझना चाह रहे हैं। तो मूड माहौल आप लोग भी बाद में देखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से वीडियो देखो। आज का दिन तो आपको वॉच ही करना है हर चीज़ को। तो अब हम लोग आते हैं निफ्टी के में। निफ्टी का डेली चार्ट 27 में आ चुका है। आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब ये कभी नहीं होता कि और नहीं गिरे, कि हमने आपसे पिछले भी 2 वीक पहले क्या कहा था, हम ओवरसोल्ड में हैं। बाजार इसको ओवरसोल्ड से और ओवरसोल्ड करना चाह रही है, इसलिए ये और गिर रहा है। लेकिन ये एक इंडिकेशन होता है कि सूनर और लेटर नीचे का काम खत्म होने वाला है। ये नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा, आज हो भी सकता है, 4 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, बस। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हम बॉटम के पास आ चुके हैं, ये इसका इंडिकेटर होता है, तो हमको समझना है। दूसरा, इस चार्ट में आप देखिए, हमारे इस पूरे चाल का, जो आप देख रहे हैं, इस पूरे चाल का 62% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। ये हमारा पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे लिए डिमांड जोन था। यहीं पर आके एक बार बाउंस बैक पहले ले चुका है, अभी फिर हम उसी जगह पर अटके हुए हैं। तो ये जो हमारा एरिया है, यानी 15,400 से लेकर के, इनफैक्ट सही मायने में देखा जाए तो 15,600, तो 15,600 से लेकर के 15,800 तक का जो जोन हमारा है, 15,900 तक का जो जोन हमारा है, यहाँ भी देखिए 15,868 है, जो कि हमारा मंथ का लोएस्ट लेवल के पास है 15,850। तो यानी 15,900 हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ऊपर 15,900, नीचे 15,500 पकड़ लेते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बाई जोन है मार्केट का ब्रॉडर पिक्चर में। जब तक हम इस रेंज के अंदर में हैं या इसके ऊपर में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए कितना लंबा समय अटका था ना इस जगह पे, उसके बाद या तो ब्रेकडाउन करता या ब्रेकआउट करता, ये वो चीज़ था। ये आपको हेड एंड शोल्डर टाइप का दिखाई दे रहा होगा, जैसा लोग कहानी कर रहे हैं। ये एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, तीसरा टॉप बना, सबको दिखाई दे रहा है। लोअर बॉटम, ये लोअर बॉटम अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे रीड करना होता है, अभी तक नहीं हुआ है, इसके ऊपर ही है। मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, ये आपका बैंक निफ्टी है, 60 मिनट का चार्ट, इसमें भी डाइवर्जेंस बनने शुरू हुए हैं।
ये डेली चार्ट, ये तो अपना भी जो रिसेंट लो बनाया था उसके पास भी नहीं गया, इससे काफ़ी दूर है, अभी तक तो उसको रिटेस्ट भी नहीं किया है, ठीक है ना। और हम लोग आ गए 28 का RSI में, जाने को 2 एक RSI और चला जाएगा, तो ये इसका रिटेस्टिंग भी हो जाएगा। जो इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन था जहाँ से ट्रेंड ऊपर का स्टार्ट हुआ था, तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल जोन है। इसका नीचे का ब्रेकडाउन को हम ब्रेकडाउन मानते हैं, यानी 33,000 राउंड ऑफ कर लेते हैं, 33,000 या 32,900 के आसपास के नीचे की क्लोजिंग यदि मिलती है, क्लोजिंग बोल रहा हूँ मैं, क्लोजिंग मिलती है तो ही मेरे को कंफर्मेशन करेगा कि नीचे का शुरुआत कर दिया है। यदि इसको संभाल लेता है और इस तरह से कुछ दिन यहाँ खड़ा कर लेता है, सप्ताह 10 दिन 15 दिन जैसा इसका इच्छा हो, या महीना भर जो भी करना चाहे ये कर लेता है, उसके बाद यदि ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, उसमें स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको ये भी क्लियर कर दे रहा है। बैंक निफ्टी भी, ये हमारा निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर प्रीवियस लो को टेस्ट भी कर चुका है, ब्रेक भी कर चुका है, लेकिन अपना 62% का रिट्रेसमेंट पे ही खड़ा है। ये हमारा मिड कैप है, मिड कैप का 62% का रिट्रेसमेंट है, ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था, सपोर्ट वहीं खड़ा है, तो एकदम क्रूशियल जगह पर है। लोएस्ट RSI है, RSI में डाइवर्जेंस देखिए, ये अपना जैसे निफ्टी जूनियर है, इसमें भी देखिए डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है, जस्ट देखिए ये बनना शुरू हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो दिख जाएगा। ये हमारा निफ्टी का मिड कैप है, इसमें डाइवर्जेंस बहुत अच्छा खासा देखिए डाइवर्जेंस का शुरुआत हो गया है। और ये हमारा है स्मॉल कैप, सेम स्मॉल कैप में है, ये तो बल्कि और ज़्यादा करेक्शन कर चुका है, 78%। बहुत डीप जब करेक्शन होता है तो वहाँ तक जाता है। तो ये जो टॉप है, ये टॉप है, ये इसका सपोर्ट हो गया, वहीं पर आके इसने सपोर्ट लिया है, यानी 62% का जो इसने जब ब्रेक किया था तो और गहरा दिया है। अब इससे मैं एक और बात आपसे शेयर करूंगा। आते हैं निफ्टी में, ये हमारा निफ्टी है। अब किसी कारण से मान लीजिए 62% को ये तोड़ देता है, ये दूसरी वाली बात हमारी है कि यदि हम नहीं संभालते हैं आज तो क्या होगा। तो यहाँ से हम 78% आ जाएंगे, यानी 15,100, तो वहाँ तक का रास्ता खुल जाता है। फिर 15,100 आए, 15,400 आए, 15,300 आए, कहीं पे भी आ सकता है, कोई खास बात नहीं, लेकिन 14,000 12,000 का सीन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। मेरे पास सारे रीज़न मैंने आपसे शेयर कर लिया, इतना लंबा समय दिया हूँ आज इसी कारण से। तो अब आपको मैंने ये दिखा दिया स्मॉल कैप, ये दिखा दिया मिड कैप, इन सब के सारे स्टोरी आप देख चुके हैं। ये हमारा अमेरिका का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, बाज़ार कितने गिर रहे हैं, विक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब बाज़ार गिरते हैं तो विक्स बढ़ता है। इनका विक्स भी अपने हाईएस्ट लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरा रहा है। 2 दिन से कितना अच्छा खासा गिरावट इसमें आया है। RSI भी देखिए, विक्स का RSI ये भी गिरावट दे रहा है। इसका मतलब ये कूल डाउन करने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे छप के दिखाई दे रहा है। यदि ये गिर के यहाँ तक आ गया तो मैं बाउंस बैक की बात कर लेता हूँ, तो हमारा बाउंस बैक तो 17,500 तक चला ही देगा। ये इंडिया विक्स है, इतना बाजार गिरा, इतना ख़राब है, ये देखिए कहाँ पर अटका हुआ ही है ना, ठीक है नीचे नहीं गिरा लेकिन अटका हुआ ही है ना इस जगह पे। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी ऊपर से डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है RSI में, यानी ओवरबॉट स्टेट में आ गया ये भी डाइवर्जेंस। आपको याद है मैंने इस जगह में क्या कहा था, ये ओवरसोल्ड में आ चुका है, तो यहाँ से बाउंस बैक का जगह हो गया। सेम पोजीशन यहाँ पे डाइवर्जेंस बन गए हैं और ये 60 के अंदर घुसा दिया है। फॉलोअप आ गया तो ये भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जब दोनों कंट्री के विक्स नीचे गिरेंगे तो बाज़ार को तो संभलना ही होगा ना, ठीक है ना। थोड़ा बाहर के बाज़ार भी देखते हैं। ये हमारा डाउ जोन्स है, ये कितना सुंदर सा इसने यहाँ पर एक हैमर बनाया है। जब भी एक करेक्शन होता है ना, कोई भी एक ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड का कंप्लीशन होने के टाइम में इस तरह का पैटर्न बनना बहुत बढ़िया इंडिकेटर होता है। तो ये हमने डाउ जोन्स में क्या देखा, नीचे में हैमर बना, इसका बहुत सुंदर फॉलोअप एक ग्रीन कैंडल भी बन चुका है और RSI में कितना बढ़िया डाइवर्जेंस है। अब इसको 40 के अंदर घुसना चाहिए, घुस जाएगा तो और स्ट्रेंथ इंडिकेट कर देगा, तो ये हमारे उससे मैच करता है। आते हैं नस्डैक में। नस्डैक में जाने के पहले हम, हाँ ये नस्डैक का अपना चार्ट है। नस्डैक में ब्रेकडाउन हो चुका है लंबे टाइम का, लेकिन क्या नस्डैक तबाह हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों।
कोई भी गिरावट होती है या बढ़ता है बाजार, तो उसमें अप डाउन करता है। जब ये इतना नीचे गिरा है तो कम से कम यहाँ तक तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा, इस जगह तक तो करेगा ही करेगा। तो ये होना है। इसमें भी सेम नीचे मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया है, इसका फॉलोअप कैंडल आ गया है और इसमें भी RSI में अच्छे डाइवर्जेंस है, लेकिन अभी तक 40 में नहीं घुसा है, तो संभावना पूरी है यहाँ घुस सकता है। आते हैं हम यहाँ पे, ये अपना फेसबुक का मेटा प्लेटफॉर्म्स का चार्ट है। ये इसका चार्ट डेली बेसिस का क्या दिखा रहा है, ये एक बेस बन गया था, वहीं पर ही संभाल के रखा है काफ़ी समय से। उतार चढ़ाव चल रहा है लेकिन संभाल के रखा है। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे नस्डैक हो सकता है साइडवेज हो जाए, लेकिन अब नीचे गिरने की उतनी गुंजाइश नहीं है। पहले मैंने आपसे क्या कहा था, अमेरिकन मार्केट गिरेंगे, गिर रहा है, गिर चुका है, लेकिन एक लिमिट होता है। अब कुछ समय के लिए यहाँ खड़ा हो जाएगा, बाउंस बैक भी आएंगे, साइडवेज भी होएगा। ये हमारे को उनका जो मेन स्टॉक्स है वो दिखा रहा हूँ, जो फैंग स्टॉक बोलते हैं हम। फेसबुक है, मेटा प्लेटफॉर्म नाम हो गया है, ये अपना संभाल रखा है। इसके अंदर भी डाइवर्जेंस आ गए हैं, 40 पे सपोर्ट ले चुका है और ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बाउंस बैक देगा। ये हमारा अमेज़ॉन है। जो दोस्त मेरे अमेरिका में काम करते हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर चार्ट है ये अमेज़ॉन का। ये हाईली ओवरसोल्ड है और एक बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक अभी है 2260, 2700 तक जाने का तो इसमें कम से कम गुंजाइश है। 2700 से 2800 जाने का कम से कम गुंजाइश है। तो यदि मेरे कोई दोस्त यहाँ जुड़े हुए हैं जो अमेरिका के मार्केट में भी काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है अमेज़ॉन का हाईली ओवरसोल्ड है। इसको ऐसा तो है नहीं कंपनी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई है, बाउंस बैक बनता है, ये भी बाउंस बैक लेगा। तो ऐसा पूरा संभावना है, इसको बहुत क्लोजली वॉच करने हैं। ये रसल का मैं आपको दिखा रहा था, क्यों मैं आपको याद है मैं बार बार रसल के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ आजकल। रसल क्या है, ये वहाँ की ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है। पिछला 20 साल अमेरिका में टेक स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा झुकाव था और बहुत क्रेजी वैल्यूएशन हो चुके थे। जो ग्रोथ उसमें जितनी होनी है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन हो चुके हैं, वो सब इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे। तो जो पैसा निकल रहा है ना अमेरिका का, वो हमारे बाज़ार से नहीं निकल रहा है, इनके बाज़ार से निकल रहा है। वो शिफ्टिंग हो रहा है वहाँ के टेक स्टॉक से। जो आपने देखा नस्डैक का इतना बड़ा ब्रेकडाउन है, इसका मतलब क्या, कौन सेलिंग किया है, मेजर होल्डिंग तो वहीं की कंट्री की है ना। वो लोग टेक स्टॉक से बाहर निकले हैं और बाहर निकल के ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में उनका पैसा घुसेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक साइकिल होता है। तो अब साइकिल वहाँ के इसमें आएंगे, क्योंकि आज के तारीख में एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, जो कंपनियाँ 20 साल पहले लग चुकी सीमेंट की या मेटल की, मैं क्यों बुलिश हूँ इन दोनों में, उनके अंदर में एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया है, नया एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया दोस्तों। तो नया एंट्री बैरियर का मतलब क्या है, आज यदि किसी को नया सीमेंट प्लांट डालना हो या मेटल का प्लांट डालना हो, जिस साइज़ की ज़मीन चाहिए उस साइज़ की ज़मीन में प्लांट बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने महंगी ज़मीनें हो गई हैं, सोच के बाहर का है। तो नई एंट्री तो आनी मुश्किल है। इसका मतलब कैपेसिटी जो है, अब डिमांड बढ़ते जाएगी, कैपेसिटी तो उतनी है। यानी यहाँ से यदि हो सकता है मेटल के प्राइस न बढ़े, सीमेंट के प्राइस न बढ़ते हैं विशेष, फिर भी उनके अंदर में बहुत दम रहेगा, फिर भी इनके स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल होने का दम हम रखते हैं, क्योंकि कोई नया प्लेयर नहीं घुस सकता है। तो इनका धंधा तो इंटैक्ट रहना ही रहना है, इनमें आने में बहुत अच्छा काम होना है। तो यही सब चीज़ लागू वहाँ के भी कंट्री के लिए है। तो इसीलिए वहाँ में भी शिफ्टिंग सब जो है इसमें होना शुरू होगा। आप वहाँ के भी जब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स को देखेंगे, जैसे कैटरपिलर का देखिए, एल्कोआ का देखिए, जो वहाँ के जैसे यहाँ हिंडाल्को है वहाँ एल्कोआ है, आप इस सबको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लंबा वीडियो बन गया इसलिए उतना मैं सारा और चलो कैटरपिलर सामने है, ये देख लीजिए, इतना बाजार गिरा, कैटरपिलर गिरा क्या, ये अपने यहाँ का LNT है ना, उस तरह का कंपनी है। ये गिरा क्या, इनका स्टॉक नहीं गिरा ना, ये देखिए संभाल के रखा है। तो पैसा वहाँ से निकल के यहाँ घुस रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ये अपना ब्राज़ील का चार्ट है, इसका भी जो करेक्शन होना था हो गया, पूरा संभाल लिया है, ऊपर जाना शुरू कर दिया है। RSI का डाइवर्जेंस भी बन चुका है और 40 के अंदर भी एंटर कर चुका है। तो ये काफ़ी हद तक इंडिकेशन है नेक्स्ट आगे का पुश के लिए, अपसाइड के लिए। S&P 500 सेम स्टोरी, एक बहुत सुंदर सा नीचे में कैंडल बन गया, इसका फॉलोअप हमको ग्रीन कैंडल मिल गया है और डाइवर्जेंस भी आ गए हैं। ऐसा तो यहाँ पे भी हुआ था, फिर भी गिरा दिया ना। तो यही होता है,
कभी कभी करेक्शंस को और डीप कर देता है। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कम से कम एक बाउंस बैक तो यहाँ से बनता है, जो कि ये जो लो लगा हुआ है यहाँ तक तो बनेगा ही बनेगा। तो यानी बाजार में जो इतना खराब माहौल है ना, उतना खराब तो होना नहीं है, संभल के चलेंगे। हमको मौका मिलेगा एग्जिट का। तो यानी हमारा यदि व्यू जो हम सोच रहे गलत होता है तो हमको बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा दोस्तों, ये क्लियर कट है। ये फ्रांस का है, ये भी अपना रिसेंट लो के पास ही नहीं गया, इसी जगह पर संभाल करके ऊपर निकाल रहा है। ये आप सारे समझ चुके हैं, देख लीजिए यहाँ का डाइवर्जेंस देख लीजिए। इसमें मैं अपने चार्ट में इस बार हिस्टोग्राम लगाना भूल गया, वो भी इसमें बहुत बड़ा साथ में एक स्ट्रेंथ दिखाता है, वो सारे पॉजिटिव अप्रोच में है। ये अपना डैक्स है जर्मनी का चार्ट, ये भी एक पूरे वर्ल्ड इतने गिर गए, ये कहाँ है, अपना खड़े हैं ना एक जगह पर, संभाल रखा है। ये अपना निकाई का चार्ट है जापान का भी हमने देखा है, ये अपना फर्स्ट क्लास संभाल करके ऊपर मूवमेंट ले रहा है। चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन है, ये कभी भी इस तरह की चाल के लिए अपने आप को तैयार यहाँ पे कर चुका है, ऐसा देखेंगे हम। ये हमारा हांगकांग का है, सेम वही स्टोरी है, एक जगह अटक के पड़ा हुआ है, गिरावट आती है फिर संभाल लेता है। तो अभी तक हम प्रीवियस लो को भी नहीं टेस्ट किए हैं, तो यदि हम कुछ गिरावट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये अपने पुराने लेवल्स को लो को टेस्ट कर लेंगे बस, या थोड़ा छोटा मोटा काट लेंगे। लेकिन यदि कोई बहुत खराबी होती तो ये इतना दिन ऊपर ला के ड्रामे नहीं करता, सीधा नीचे जैसे यहाँ गिराया था ना, ये ऐसे यहाँ गिरा देता। ये मैं आपको समझा, टेक्निकल एनालिसिस हमको ये सब चीज़ का मालूम चलता है। ये हमारा डॉलर इंडेक्स है, यहीं पर हमको दिख गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसको इस जगह से इसको आइडियली नीचे गिरना चाहिए था, गिर भी रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे घसक के ऊपर ले जाता गया। कुछ उनकी गेम है, कुछ उनकी चाल है, कुछ उनको अपना कंट्री संभालना है, इस चक्कर में ऊपर ले जाते जा रहे हैं। लेकिन इस जगह थकावट दिखाई, फिर ये एक पुश ऊपर दे रहे हैं, यहाँ फिर थकावट दिखाएंगे। ब्रेकआउट हो चुका है फॉर श्योर, लेकिन टिकेगा कितना आई डाउट। इसका यहाँ पर आप देख चुके हो, RSI में थकावट आ चुकी है, ऊपर जाता है फिर गिराता है, जाता है फिर गिराता है। तो यहाँ पर इसके पास बहुत ज़्यादा जाने को जगह नहीं है, प्लस बहुत समय तक यहाँ खड़ा रहने का भी इसके पास गुंजाइश नहीं है। तो देखते हैं इसमें डेवलपमेंट क्या है, हमको बहुत क्लोजली वॉच करना है फॉर श्योर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि डॉलर इंडेक्स पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये हमारा इंडियन करेंसी है, इसमें भी वीकनेस अभी तक तो मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें दिखा रहा है कि शायद अब वीकनेस इसका बहुत टॉप आउट करने की तैयारी में है। जब डॉलर इंडेक्स यदि गिरना शुरू होगा तो ये भी अपना आपको नीचे गिराना शुरू कर देगा। हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ दिखाएगी तो हमारे मार्केट भी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, बट ऑब्वियस है, सबको पता है ये बात। ये हमारे गोल्ड का है, गोल्ड भी अपना करेक्शन, जो अब आते हैं हम लोग कमोडिटीज़ में, तो कमोडिटीज़ में मेटल वगैरह जो भी है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस में बहुत शार्प गिरावट आ चुकी है, प्रीवियस लोज को रीटेस्टिंग कर चुके हैं मोर और लेस, और यहाँ पे काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड की स्टेट में पहुँच चुके हैं। तो ये भी अपने बॉटमिंग आउट के नियरेस्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप और फर्दर गिरने की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरा, बाउंस बैक का बहुत बड़ा संभावना है। ये अपना सिल्वर है, सिल्वर में भी सेम है, ये काफ़ी हद तक गिर गया है, और यहाँ इसके डाइवर्जेंस देखिए RSI में संभालना शुरू कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले नियर टर्म में कम से कम 10% का तो मिनिमम अपसाइड इसमें बाउंस बैक आने की जगह है, ठीक है ना। ये तो हम बाउंस बैक की खाली बात कर रहे हैं अभी, हम कोई नया ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, उतना तो कम से कम गुंजाइश है। कॉपर है, सेम वही पोजीशन है, काफ़ी गिरा दिया, जितना डीप करना था कर दिया। यहाँ RSI में देखिए डाइवर्जेंस बनने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ इस एरिया को संभालना भी शुरू कर दिया है। तो जो इसका प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसी के अंदर घुसना शुरू कर दिया है। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में कॉपर भी अपने आप को संभाल करके ले जाए, ठीक है। ये हमारा ब्रेंट है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है, क्रूड ज़्यादा बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। और कहीं जिस दिन भी हमको लगता है कि हमारे मार्केट के अंदर में, जो भी दिन हमको लगता है कि यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है ख़त्म तो कभी ना कभी होना है, जैसे वो ख़त्म होगा ये सारे के सारे सुधर जाएंगे, और ये अपना प्राइस जो है यहाँ से क्रूड ऑयल भी फिर गिरना लग जाएगा। फिलहाल एक ऐसे रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ तक बाजार डिस्काउंट कर चुकी, तभी हमारे बाजार सारे इतने नीचे गिरे हुए हैं, ये डिस्काउंट हो चुका है। अब देखना है कि यहाँ से और शूटअप करता है कि नहीं करता, उतना देखना, तो इसको हमको वॉच करना है। लेकिन अभी तक के ढंग लग रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। नोटवर्दी न्यूज़ देखते हैं क्या न्यूज़ है, एक बार मैंने बनाया तो था,
सॉरी, मैं कॉपी करना भूल गया। एक सेकंड मैं देखूं मेरा। फ्रेंड्स, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूं। मुझे लगता है शायद न्यूज़ जो है मेरे हाथ से थोड़ा सा स्लिप आउट कर गया। वो फाइल कहाँ से क्या दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो बाज़ार में न्यूज़ चल रही है मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा। परंतु न्यूज़ इस तरह का है, चारों तरफ लोगों के अंदर में अच्छा खासा मंदी का माहौल है। दूसरा, रिकवरी का होप किसी को नहीं है। बहुत सारी बातें एफआईआई के फ्लोज को लेके भी हो रही है, वो सारे चक्कर चल रहे हैं। तो इसमें ये सब इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बॉटमिंग आउट के बहुत नज़दीक है। बस मेरा इतना ही कहना है। तो कोई घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्लोजली वॉच करेंगे, और हमको ऐसा देख कर लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है तो हम लोग उसके आपसे अपने आप को बदलेंगे। तब तक के लिए हमको वॉचफुल रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है, और जैसा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वैसा हमको इंडिकेशन मिलता दिखना शुरू हो जाए तो हमको उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस जो है हमको बनानी है। इसमें बहुत सिंपल सा जो चीज़ है हमारा इसमें बहुत सिंपल सा यही है कि हमको इन सब चीज़ों को वॉच करना है और उसके हिसाब से हम अपने पोजीशन बनाएंगे। तो उसमें कोई हमको मतलब ज़्यादा और उसको अपने दिल पे हावी होने देने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है मेरा इतना ही समझाना सबको है, इस बात का ध्यान रखें, और बस जो जो अपने अपने जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं अपना काम करते रहें। कहीं कोई दिक्कत है नहीं बाज़ार में, ऐसा मेरा मानना है। बाज़ार बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पर है वहाँ से इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसको संभालना ही होगा। वो संभाल लेगा, संभाल लेना चाहिए, ऐसा साफ नज़र आता है मेरे को देख करके। ठीक है ना दोस्तों। तो बाकी जो खबर जो थी बस वो यही था कि एफआईआई जो है अब उसकी एंट्री जब कभी भी होगी वो बहुत ज़बरदस्त पेनफुल रहने वाली है, इसका ध्यान रखें आप बस जो है। ठीक है ना। और ये हमारा जो है एक बार ये देख लेते हैं हमारे लेवल्स इस बार के। ये अपना लेवल्स है आज का 16 तारीख का। नीचे अपना लोएस्ट लेवल 15,470 का है। इस वीक का हमारा 15,100 का है, जो कि हमने चार्ट पर देखा है। यदि बहुत ज़्यादा डीप करना हुआ तो वहाँ तक चला जाएगा, और अभी तक हम लोग मंथ के लोएस्ट लेवल के आसपास में है। आज क्रूशियल डे है, संभाल लेना चाहिए। यदि संभाल लेता है तो वीकली में भी हम लोग बाई जोन में घुस जाएंगे। हमारा वीक का भी जो बाई अबव 15,850 का आ रहा है, और आज भी हम 15,810 के ऊपर रहते हैं, तो तीनों के तीनों हमको फिर पोजीशन बता देगा। 16,100 डेफिनेटली अटकने का जगह है, अटक सकता है। तो आज यदि हमको गैप अप भी मिलता है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मैं इतना देर में देखा नहीं था, एक देख लेता हूँ कि हमारा SGX निफ्टी हमारा भाई साहब क्या बोल रहे हैं अभी इस समय, एक बार उसको भी मैं मेरे मोबाइल से ही देख लेता हूँ। हम इतनी बातें तो कर लिए हैं, बिना अभी तक कुछ बाहर के बाज़ारों को देखते हुए कि अभी क्या काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैं अभी के व्यू में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश कर लेता हूँ। ये है, अभी खुल रहा है मार्केट्स हमारे मोबाइल में। इन्वेस्टिंग, एक सेकंड दोस्तों। बाज़ार फ्लैटिश दिखा रहा है 15,823, और पिछला हमारा क्लोजिंग था 15,780। लगभग 50 पॉइंट का, 40-50 पॉइंट का खाली दिखा रहा है गैप अप। कोई खास बात नहीं है, देखते कैसे क्या करता है। हमको तो अपने अब हमको यहाँ पर लेवल्स उतने प्रधान नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमने लेवल्स की बात कर ली है। अब हमारे लिए टाइम ज़्यादा प्रधान है, अब यहाँ ज़्यादा समय नहीं बीतना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। निफ्टी का आपको लेवल शेयर कर दिया हूँ। बैंक निफ्टी का लेवल 33,000 का अपना लोएस्ट लेवल है। वहीं पर ही हम लोग लोएस्ट लेवल के पास ही काम कर रहे हैं, संभाल के रखें, कोई ख़ास बात नहीं है, अभी तक ओके है। 33,300 के ऊपर हमारा वीकली बाई में आ जाएंगे, डेली बाई में आ जाएंगे, दोनों हो जाएगा। ये फ्यूचर्स के लेवल है। तो ये सारा काम हो गया दोस्तों, और
अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको पास पहुंचने में, इसको अपलोड होने में भी समय लगेगा। आज मैं स्टॉक्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैंने स्टॉक्स में आपसे बात कर लिया है, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमको वॉचफुल होना है। तो वॉचफुल के अंदर में यदि हमारा मार्केट ही नहीं संभालेगा तो हम स्टॉक्स में क्या दिमाग लगाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन सबसे पहले जो बुलिश साइन दिखाया था हमको इस पूरे चाल में, आईटी, मेटल, जब भी कोई भी नया ट्रेंड का शुरुआत होता है तो जो सेक्टर लीड करने वाले होते हैं वो सबसे पहले चलते हैं। उसी तरह से जब भी कोई ट्रेंड ओवर होने लगता है तो यही सेक्टर सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। यानी अभी जो करेक्शन चल रहा था, इसमें सबसे पहले आपने देखा कि लास्ट के टाइम में सबसे ज़्यादा गिरावट हमको किस में देखने मिली, मेटल में देखने को मिली और आईटी में देखने को मिली। लेकिन फिर भी दोनों अपने 1.5 साल के भाव से देखें तो 3-3, 5-5 गुना ऊपर है सारे के सारे। ये तो आपने सब देखा ही है। तो वैसे कोई खराबी है नहीं, ये एक नॉर्मल सा है, बाजार के काम करने का रूल के अंदर में बैठता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर सबसे लास्ट में करेक्शन करते हैं और सबसे ज़्यादा करेक्शन करते हैं। ये भी हमारे स्टडी से मैच करता हुआ है। आईटी भी सबसे ज़्यादा गिरा अभी, मेटल भी सबसे ज़्यादा गिरा है। तो मेरे हिसाब से लास्ट फ्राइडे को मोटा मोटी लगभग दोनों का बॉटम बन गया है या बनने के नज़दीक में है। अब जहाँ पर है वहाँ से ज़्यादा गुंजाइश इनमें नहीं है, क्योंकि अब यदि ज़्यादा गिरेगा तो ये दोनों के दोनों पूरे अपने स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा। तो सबको अब संभलने का टाइम आ गया है। तो ये वीक हमको देखना है इंडेक्स को, ये वीक हमको देखना है डॉलर इंडेक्स को, ये वीक हमको देखना है हमारे इंडियन करेंसी को, ब्रेंट को, और ये वीक हमको देखना है आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर। सबसे पहले बाउंस बैक लेगा तो यही दोनों लेकर के अब चलेंगे। सारे ब्रेकडाउन दिखा चुके हैं, तो ब्रेकडाउन दिखा चुके हैं तो अब कंफर्मेशन देता है ब्रेकडाउन का या संभालता है। जब भी किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का फॉल्स हो जाता है, वो बहुत बड़ा उसमें चाल मिलता है। तो ये अपनों को देखना दोस्तों। तो ठीक है, अब इस बार के लिए बहुत हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए। ये वीडियो में आपको 20 साल की लर्निंग इकट्ठी है इसके अंदर एक साथ, ये ध्यान रखना। इसमें बहुत कुछ आपको मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं जो लगभग लोग भूल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो हम इस समय वॉचफुल हैं, हमारा व्यूज़ इंटैक्ट है, हफ्ते में 2 बार जुड़ते ही हैं। उसके अलावा भी कुछ बीच में दिखेगा तो मैं मैसेज फिर से डाल दूंगा। तो अभी आपको इस वीक आपको थोड़ा फ्रंट पेज में आपको फोकस्ड रहना है कि कोई मैसेज आता तो ध्यान देने का आपको दरकार है। बेमतलब का कूद करके बाइंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग वालों की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स लोग आराम से बाई कर सकते हैं इस समय, कम से कम 50% तो बाई कर सकते हैं, मौका है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बाकी कंफर्मेशन के बाद देख लेंगे, 1 वीक के बाद भी लेंगे तो कोई खास बात नहीं, 10% ऊपर लेंगे लेकिन श्योर होकर लेंगे। ठीक है, तो हैव अ वंडरफुल वीक अहेड फ्रेंड्स। वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा। उम्मीद करते हैं जो हम सोच रहे हैं वो ठीक मेंटेन हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।